मुश्किल भरी राहों पर चलने की हमें आदत है, मुंह के बल गिरते हैं संभलने की हमें आदत है। डरते नहीं हम वक्त के इन तूफानों से, डरते नहीं हम वक्त के इन तूफानों से। हर वक्त को अपने जज्बे से बदलने की हमें आदत है। तो मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रफ्तार जेईई सीरीज में। और आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है मोशन इन द स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 4। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर वक्त आपका साथ नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, अपने जज्बे से आप उस वक्त को बदल सकते हैं। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति में भी अगर आप डट के खड़े रहे, आप संघर्ष करते रहे, तो डेफिनेटली समय जरूर बदलेगा। वक्त को बदलना पड़ेगा, समय को बदलना पड़ेगा और आपके अनुकूल चलना पड़ेगा। जी हां, तो इसी के साथ हम करते हैं आज का आगाज। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो बेसिकली एक ही चीज है। बोलने में ये दो टॉपिक बोले जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि टॉपिक तो ये एक ही है। कैसे सर? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी, दोनों में ही ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो सर अलग से काहे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं सर अलग से? यार ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही, ग्रेविटी के लिए अलग से स्पेशल कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। तो अब तुम समझ ही गए होंगे सर, कहने का मतलब आज कुछ ऐसा ज्यादा थियरी नहीं होने वाली है। हाँ मतलब सर आज सिर्फ क्वेश्चंस होने वाले हैं। हाँ तो सर अगर हम एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना चाहिए। वीडियो को पॉज करके, जैसे ही क्वेश्चन में समझा देता हूं, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, है ना। और जहां जहां दिक्कत आए तो उसको अनपॉज करके आप देखो और फिर कोशिश करो सॉल्व करने की। और हो सकता है कि कई बच्चों को सारे क्वेश्चंस बहुत इजी लगे अगर उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ओके। और हो सकता है कि पढ़े होने के बावजूद भी उनको ये क्वेश्चंस इजी ना लगे, मॉडरेट लगे। और कईयों को हो सकता है कुछ क्वेश्चन शायद टफ भी लगे। ओके, तो अभी चैप्टर क्योंकि अपना थोड़ा सा बेसिक ही है तो चीजें आपको थोड़ी सी बेसिक ही लग रही होंगी। लेकिन ये ध्यान रखना, कब पता मतलब पता नहीं पड़ेगा कब जो है लेवल एकदम से टफ हो गया, है ना। बाकी आप भी जानते हो कि यार इसमें ज्यादा कुछ ऐसा पूछा भी नहीं जाता है। तो हम अपनी बकवास को विराम देकर आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पिछली क्लास में पढ़ लिया था वो था इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड होती है? दे आर ओनली वैलिड इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। और एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट रहता है तभी ये इक्वेशंस लगेंगी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। सेकंड में आपको दो अलग से और याद रख लेनी है, ये तो जरूर याद रखनी है, इसमें कुछ खास नहीं। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर है, यहाँ माइनस आ जाएगा। और v क्या है अपना? v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन हो ही जा रही है। ये एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जिसमें v प्लस v इज इक्वल्स टू v एवरेज इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2। ये ध्यान रखें, ये सब वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, मतलब ये साइन के साथ रखे जाएंगे। यू हैव टू प्लेस ऑल द वैल्यूज, प्लेस ऑल द वैल्यूज विथ साइन। और साइन कैसा यूज करोगे? तो साइन कन्वेंशन जो हम यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन हमारा ये है कि अगर आपने राइट को पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट को आप नेगेटिव लेंगे। कोई पूछे ये रूल है क्या? जी नहीं, ये रूल नहीं है। मतलब मैं राइट को भी नेगेटिव ले सकता हूं, लेकिन अगर राइट नेगेटिव ले लिया तो लेफ्ट पॉजिटिव लेना पड़ेगा। बस ध्यान ये रखना है, एक साइड पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव। ऐसे ही अगर ऊपर को पॉजिटिव लिया तो नीचे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये भी जरूरी नहीं है, आप ऊपर को नेगेटिव और नीचे को पॉजिटिव भी ले सकते हैं। जी हाँ, आप ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मत बोलो अरे सर आप गलत पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं होता भाई। तुमने सीखा होगा 9th में कि क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है इसलिए नेगेटिव। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दे आर जस्ट गिविंग यू द डायरेक्शन। और आपने कौन से डायरेक्शन को नेगेटिव बोला है वो डिपेंड करता है। अगर आपने नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव कहा है तो ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी। अगर आपने नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा है तो ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाएगी। टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर ऐसे ही अगर बाहर आ रहा है कोई तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, है ना। अब ये इक्वेशंस हैं। फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला है यहां पर u जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन, n वो nth सेकंड। और ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। यहां पर भी सब कुछ वेक्टर फॉर्म में है। तो UVS और a ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है, तो वेक्टर फॉर्म में ही लिखी जाएंगी। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड से मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कहा कि 7वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकंड, तो वो होगा 6 से लेकर 7। 5वें सेकंड में 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, 4 से लेकर 5, 4 सेकंड से लेकर 4 से लेकर 5 सेकंड्स तक का जो इंटरवल है 1 सेकंड का, उसमें जो
डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। आई बात समझ में? अब ऐसा नहीं करना है कि कोई तुम्हें बोले कि लास्ट 2 सेकेंड्स या लास्ट 3 सेकेंड्स का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बताओ तो तुम ये करने लग जाओ, ये नहीं करेंगे भाई। इट इज ओनली वैलिड फॉर nth सेकेंड, वो 1 सेकेंड का इंटरवल जो है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और एक सवाल को देखते हैं। तो सवाल ये बहुत बड़ा ही इजी है, एकदम इजी लेवल का है, फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब वैल्यू दे दी, फॉर्मूला दे दिया और सीधा जो है उठा के आंसर निकल जाएगा तुम्हारा, एकदम आसान। क्या दिया हुआ है आप देखें, पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 5, फाइनल वेलोसिटी 15। साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन यहां पर होगा। और इसके साथ अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा टाइम इंटरवल भी आपको दिया गया है। अब यार देखो, u दिया है, v दिया है, t दिया है, तो ये लिख लो भाई साहब, ठीक है, u दिया है, v दिया है और क्या दिया है आपको, t। तो u कितना है 5, v कितना है 15 और t कितना है आपका, वो है 5 सेकेंड। अब आपसे बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल दो, तो भाई मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के लिए तो मेरे पास एक सीधा सादा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन में वो जो तीसरा फॉर्मूला लिखा था वो, ठीक है। अच्छा तो सर यहाँ पर v क्या डालेंगे हम? v जो है वो डालेंगे, u जो है वो डालेंगे, और कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो सबको पॉजिटिव डालेंगे। मैंने मान लिया ये इधर मूव कर रहा था तो ये भी पॉजिटिव, ये भी u भी पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव, और उससे डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा आपके पास 5, 15, 2 और ये टाइम कितना लगा 5, तो ये कट जाएगा इधर से 10, 5 और 15 20, और ये आ गया 50 मीटर। तो 50 मीटर जो है आपका आंसर यहां से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या कह रहा है ये, इसके बाद आपको कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन। लो साहब, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा देता हूं। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है, v है 15, u कितना है वो है 5, पॉजिटिव ही रखा जाएगा, और टाइम कितना लग रहा है वो भी लग रहा है 5। तो भाई ये आ गया कितना 10, और ये कटा इससे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो आपका आ गया एक्सेलरेशन। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसके बाद वो कह रहा है अपने को कि पार्टिकल आगे भी जा रहा है और वो चलते जा रहा है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड बताना है। तो इसकी डायरेक्शन जब चेंज हो ही नहीं रही, और सॉरी डिस्टेंस बताना है, तो डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। डायरेक्शन जहां भी चेंज हो जाती है वहां पे थोड़ा लफड़ा आ जाता है। तो ये बात ध्यान रखें, जब भी डिस्टेंस बोल रहा है तो चेक करें कि डायरेक्शन कहीं चेंज तो नहीं हो रही। तो यहां तो नहीं हो रही, कैसे पता लगा सर? यार u अपना कम है, y और v जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है, तो वो तो स्पीड तो बढ़ती ही रहेगी, तो डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करेगा। अच्छा सर अगर इसका उल्टा होता तो? हाँ यार, अगर उल्टा होता, इनिशियल 15 होती, फाइनल 5 होती, इसका मतलब स्पीड कम हो रही है, और स्पीड कम हो रही है तो आगे जाके वो रुकेगा भी, और अगर एक्सेलरेशन तब भी लगता रहता है तो वापस पीछे भी आएगा, ठीक है। तो यहां अभी हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड जो कि है 8th सेकेंड, तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाता है अपने पास u प्लस ए बाई 2 और 2n माइनस 1। तो यहां पर भाई साहब u कितना है, वो है अपना 5, a कितना है अपना, a है अपना 2, और 2n, n कितना है, n है अपना 8 और माइनस 1, ये इससे कटा, तो ये 8 इंटू 2 16 माइनस 1 15, 15 प्लस 5 ये आ गया 20 मीटर। तो ये अपना जो है सिंपल सा एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था। बिना देरी किए हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और सवाल की। ओहो ओहो ओहो, यहाँ पे हो गया थोड़ा गड़बड़, ठीक है, तो मैं इस सवाल को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो चीजें। तो यहां अभी मैंने क्या कहा, आपको कुछ ये कहा गया है कि एक पार्टिकल का डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो है 3 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो दिया गया है आपको 3 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और आपको ये भी कहा गया है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो हो रहा है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है यहां पर फाइंड इनिशियल, सॉरी इनिशियल नहीं, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी if initial velocity is
10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है अगर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब यहां पर थोड़ी सी ध्यान दें। अच्छा, मोशन कैसा है? मोशन को आपको स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर करना है। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे यहां से पूछूं तो सबसे पहली जो चीज आपको दिख रही है वो क्या है? देखो, फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल्स है वही आपको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से चीजों को सॉल्व किया जाता है। तुम बोलोगे सर आपकी बात समझ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है यार कि न्यूमेरिकली हमें बता रहा है क्या करना है? तो देखो यार, जो जो इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा करोगे उससे आपको चीजें पता लगती जाएंगी। तो पहले तो आपको इस पे ही वर्क करना है। क्या बोल रहा है? डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट का 3 गुना है। अब यार ऐसे कैसे हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3 गुना हो, है ना? डिस्प्लेसमेंट जो है ऐसे कैसे हो सकता है कि वो 3 गुना हो? इसका मतलब, सॉरी, डिस्टेंस जो है वो 3 गुना हो डिस्प्लेसमेंट का, वो तभी हो सकता है जब डायरेक्शन में चेंज आया हो। तो अगर ये यहां से चलता है और वापस तक घूम के ऐसा आ जाता है तो आपको ये समझना है कि वो यहां पर डिस्टेंस ज्यादा होगा। अच्छा सर 3 ही क्यों लिया, कुछ और ले लेते? हाँ तो कुछ और भी ले लो, कुछ और लेना है तो कुछ और ले लो। 3 गुना वाला तुम कर लेना, ये मैं 2 गुना वाला कर देता हूं। चलो 2 गुना है। तो अब देखो क्या बोल रहे हैं कि ये ए, ये बी और ये सी। तो ये फाइनल पॉइंट हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। यहां की वेलोसिटी मुझे पता है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये समझना होगा क्योंकि यहां पर ये वापस घूमा है, तो घूमना इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी। ये समझना है। ये इधर जा रहा था, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तभी तो वो रुकेगा और वापस पीछे आएगा, नहीं तो वो क्यों आएगा मुझे बताओ। तो यहां से आपको समझ लेना है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो ए से बी जाते वक्त वो वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, लेकिन बी से सी जाते वक्त वो वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में। उम्मीद है ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार यहां पर हमें ये तो पता किया जाए कि डिस्टेंस में आखिरकार रिलेशन क्या है। तो मैंने कहा यार ये x चल गया और इधर ये चल गया y, तो हमें जो डिस्टेंस कहा गया है वो एक्चुअली में आ गया x प्लस वाई। टोटल कितना चला? ये x और y। और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहा गया है वो आ जाएगा x माइनस वाई। क्या ये नहीं आएगा? जी बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और अब अगर यहां से आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 2y, इधर आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई, 2y को इधर लाया जाए तो ये हो जाएगा 3y, x को उधर लेके जाया जाए तो ये हो जाएगा इतना, और y की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी x/3। सिंपल। तो यहां मैं y की जगह क्या लिख सकता हूं? y की जगह मैं x/3 भी लिख सकता हूं। अब क्या किया जाए उस पर गौर करते हैं। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं तो चीजें मुझे कुछ इस टाइप की दिख रही हैं कि मुझे VA पता है और मुझे VC निकालना है, क्योंकि फाइनल पॉइंट यही है। तो एक बार क्यों ना मैं A और B तक की बात कर लूं। अब तुम बोलोगे सर आपको ये कैसे पता लग रहा है कि A से B तक की बात करनी है? यार जब एक बार वो यहां से जाके यहां आया है तो आप A से B देखोगे। A तो लेना ही है क्योंकि उसकी वैल्यू पता है। B पे भी वेलोसिटी मुझे पता है। कैसे पता? क्योंकि यहां पर 0 हो जाएगी वो। अरे सर 0 कैसे हो जाएगी? यार क्योंकि आप समझो, अगर एक्सेलरेशन उसकी स्पीड को कम कर रहा है, कम करते 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 जब तक वो 0 नहीं होगी तब तक तो वो इधर ही जाएगा। मान लो अभी 10 से 1 मीटर पर सेकेंड हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड है तो भी जा रहा है ना इधर, हाफ है तो भी जा रहा है ना इधर। जैसे ही 0 होगा उसके बाद वो डायरेक्शन चेंज करेगा, तो 0 होगी यहां पर वेलोसिटी। तो इसलिए ए और बी तो लेना बनता ही बनता है, और फिर सी तो लेंगे ही लेंगे। अब तुम सी वाली इक्वेशन, सी निकालने के लिए ए से सी बात करना चाहते हो, बी से सी बात करना चाहते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो मैं ए से सी क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं? जी हां, मैं लगा सकता हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आप ए से बी और बी से सी अलग अलग लगाएं। आप ए से सी भी डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। खैर अभी मैं बात करता हूं अपने इस ए से बी वाले मोशन की। तो ए से बी वाले मोशन में मैंने क्या कहा कि थर्ड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, अब दूसरा सवाल तुम्हारे मन में उठेगा, आपको कैसे पता लगा थर्ड इक्वेशन? अच्छा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में टाइम आ रहा है, क्या यहां पे टाइम की कोई बात है? टाइम में कोई रिलेशन है? जी नहीं। रिलेशन जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में दे रखा है। इसका मतलब ये समझ जाओ, जहां डिस्प्लेसमेंट होगा वो वाली इक्वेशन यूज लेनी है। और फिर हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन पता है, तो बेटर ये है कि हम थर्ड इक्वेशन ही ले। इस तरीके से थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि सर ये पता कैसे चलता है, तो भाई कोई आके आशीर्वाद नहीं देता है। पता कैसे चलता है उसके लिए काम में लेना पड़ता है आपको अपना दिमाग। सर तो ये दिमाग काम में कैसे लिया जाता है? प्रैक्टिस करके।
सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन के ऊपर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आंख बंद किया और तुमको कोई आके बता देगा कि हाँ बेटा ऐसे कर ले, नहीं, सोचना पड़ेगा कि ये इक्वेशन लगाऊं कि वो लगाऊं। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार लगा के देखो, लगा के देखो, अलग अलग तरीके से पेन चलाओगे तो ही आंसर तक पहुंचोगे। ऐसा नहीं कि बस आप सोचते रहे मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या करूं। पॉजिटिव तरीके से सोचो और पेन चलाओ, निकलेगा। तो यहां क्यों मैंने ये लगाई, क्योंकि मुझे यू पता है, वी पता है, एस के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन में भी एस के बारे में ही कहा जा रहा है, तो लगा लिया जाए। और यहां से ये फाइन ए से बी की जब मैं बात करूंगा तो बी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। और इसका पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर आ रहा है स्क्वायर। लेकिन जब आप बात करेंगे ए से बी के डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की ये डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये डायरेक्शन है पॉजिटिव, तो तुम बोलोगे सर एस जो है वो पॉजिटिव लिखोगे, लेकिन ए जो है आपका नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट ऐसा आ जाएगा। अब सुनो, अब कोई कहे कि यार मैं इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोलता हूं और इसको पॉजिटिव बोलता हूं, तो यार मैं एस को नेगेटिव एक्स लिखूंगा और ए को पॉजिटिव ए लिखूंगा, क्योंकि ए की डायरेक्शन इधर है और एस इधर है। तो इसको नेगेटिव बोला और इसको पॉजिटिव बोला तो भी ये चीज यही आएगी, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको साफ दिख रहा है। तो यहां से आपके पास वी ए स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई 2ax। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसके बाद मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अब मैं बी से सी की बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं बी से सी की। तो बी से सी की बात कर रहा हूं, सर बी से सी की ही क्यों बात की आपने? यार क्योंकि मुझे बी पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है और फाइनल निकालनी। सी को तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है। बात सही है सर आपकी, सी को लेना पड़ेगा, पर बी क्यों लिया? एक ए बी तो दे रखा है, ए बी ले सकते थे। जी हां, मैं चाहूंगा कि आप ये इक्वेशन ना लगाकर ए और सी के बीच में इक्वेशन लगा के ये रिजल्ट निकालें, लेकिन अभी मैं बी और सी से सॉल्व कर देता हूं, ये आपकी मर्जी है। फिर तो बी से सी जब आप बात करेंगे तो भी मैंने यही बात करी, कौन सी? थर्ड इक्वेशन की। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर मतलब वी सी का स्क्वायर। अब बी से सी के लिए क्या ये इनिशियल पॉइंट नहीं है? है। तो इस पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी? जी बिल्कुल वही होगी। कितनी है वो तो 0 थी। एक्सेलरेशन, अब देखो, तुम कहोगे सर ये डायरेक्शन है ना, मैं नेगेटिव ले रहा हूं। ठीक है साहब, तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव तो माइनस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी तो नेगेटिव आ गया। हाँ सर, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब तुमने कहा सर आपने कहा था ये डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव भी ले सकता हूं। हाँ ले लो यार, पॉजिटिव ले लिया तो ए भी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। क्या कहीं पर भी इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोई रूल नहीं है कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हाँ कभी कभी कई बार कई क्वेश्चंस में ये मान लिया जाता है कि यही पॉजिटिव लेना है, वो इस बात को आप एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार रहें कि ये जरूरी नहीं कि यही पॉजिटिव होगी, लेकिन कई बार अगर आपको आंसर इसको पॉजिटिव मान के ही निकलेगा तो इस बात पे भी आप गौर करें। वहां पे लड़ने मत बैठ जाना कि इसने तो बताया नहीं कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, पता लगे जेई मेन का पेपर दो और केस ठोक दो कि ये डायरेक्शन तो बताई नहीं गई थी, ये पॉजिटिव लेनी है। हमारे सर ने तो बताया था इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, मेरा तो नेगेटिव लेके आंसर निकल गया, है ना, केस ठोक दो तुम जाके। कई बार वो मान लिया जाता है कि इसी को पॉजिटिव लेके चलना है। आई बात समझ में? ऊपर को पॉजिटिव लेके चलना है, कुछ नहीं दिया गया है। तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है, इस सवाल में सारा मामला यहीं पे समाप्त हो जाता है। जैसे ही आप 1/2 या 2/1 करेंगे तो आपको कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि क्या हो रहा है यहाँ पर और क्यों किया मैंने ऐसा। अब तुम बोलोगे आपको कैसे सपना आया कि इसको डिवाइड करेंगे? यार मेरे भाई 2ax इधर भी दिख रहा है, 2ax इधर भी दिख रहा है, कट जाएगा सीधे सीधे, तो काट दो। क्यों फालतू में वेरिएबल को लेके घूमना, इस वेरिएबल के बोझ को लेके क्यों घूमना, उतार डालो इसे। तो जैसे हमने 2/1 किया तो ये आ जाएगा अपने पास vc का स्क्वायर, इधर आ जाएगा कितना, va का स्क्वायर, और vc का स्क्वायर ये आ जाएगा 2ax/3, और इधर va आ जाएगा, ये आ जाएगा 2ax। तो ये कटा और ये जो है ये आ जाएगा 1/3, और ये आ जाएगा vc का स्क्वायर और ये आ जाएगा va का स्क्वायर। अब va आपको पता है तो vc आपका आ जाएगा कितना, 10/√3। अब ऐसा मत बोलना ये क्या हो गया भाई, रूट स्क्वायर हटाया तो इधर रूट। सर माइनस भी तो आएगा, माइनस छोड़ दो यार, पॉजिटिव से बात कर लेते हैं। अच्छा सर एक चीज और बताओ, अभी ऐसा ही थोड़ी ना हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था कि सी वाला जो है वो इनिशियल पॉइंट होता, मतलब पार्टिकल ऐसे आया होता फिर घूम के रुका होता और इधर चले गया होता।
तो इस केस में भी अगर ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है तो भी केस तो वही बनता। सोचना जरा, सोचना जरा, अगर ये इनिशियल पॉइंट होता और ये ऐसे जाता तो ये फाइनल पॉइंट होता, तो बस आपका रिजल्ट फिर 10√3 भी आ जाएगा। क्योंकि अगर सी को इनिशियल पॉइंट ले लोगे, ए को फाइनल मानोगे, मतलब वो ऐसा चला, एक्सेलरेशन ऐसा, फिर रुका, फिर वापस इधर आया, तो भी यही केस बनेगा। तो आपका रिजल्ट 10√3 आ जाएगा। बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। तो मैं यहां पर कुछ ऐसा भी यहां लिख देता हूं, जस्ट अ मिनट, ठीक है, कि अपना जो है सी अगर इनिशियल पॉइंट होता, बी जो है वो इंटरमीडिएट पॉइंट होता और ए जो है वो फाइनल पॉइंट होता, तो सी पे अगर हमें क्या दिया गया है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये जो है वो फाइनल वेलोसिटी मान ली जाती, तो भी वही रिजल्ट आता। आप करके देखिएगा, VA की वैल्यू जो है वो 10√3 आएगी। क्यों? कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस सीधे सीधे उठा के यही रिजल्ट लगा दो। VC आपको 10 दे रखा है और VA इस बार निकालना है, तो 10√3 जो है रिजल्ट आ जाएगा। एक बार आप करके देखना। सर लेकिन उसमें तो हमने मोशन ऐसा माना था, इसमें मोशन ऐसा माना है, ऐसा कैसे काम चल जाएगा? चल जाएगा, एक बार आप करके देखना, नहीं तो सॉल्व करके देखना, आंसर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस सवाल की। तो ये सवाल जो है आपको दिया गया है मतलब AI EEE 2005, मतलब आप कह सकते हो IIT मेन 2005 का सवाल है, तो मेन लेवल का सवाल है ना। वैसे भी एडवांस में इधर से कुछ ज्यादा सवाल पूछे नहीं जाते, इवन अब मेंस में भी इतने ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। पहले बहुत टाइम पहले इनसे ज्यादा पूछा जाता था, फिर उनको पता लगा कि अरे भैया अब तो बच्चे कोचिंग करने लग गए हैं और कोचिंग में ये चीजें तो स्टार्टिंग में बच्चा जोश में भी रहता है, तो ये तो सबका ही अच्छा रहता है ज्यादातर, है ना, और इसमें ज्यादा कुछ वैरायटी बनती भी नहीं है, तो इन चैप्टर से अब इतने ज्यादा सवाल पूछे भी नहीं जाते, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये चैप्टर आपका जितना तैयार हो जाए उतना बस उतना ओके है। बाकी ऐसा नहीं कि पता लगे नहीं मैं तो इसी में घुस घुस के पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, एक एक लाइन पढ़ूंगा, पता लगा आना आधा 11th निकल गया और रेक्टिलिनियर भी पढ़े हो। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है, इवन 11th खत्म होने वाली होती है फिर भी बच्चे क्या करते हैं, अरे सर अभी तो हम रेक्टिलिनियर प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, सर प्रोजेक्टाइल, सर रिलेटिव कर रहे हैं, रिलेटिव सर जो है ना अभी तो हमें ना रेक्टिलिनियर की जो इक्वेशन ऑफ मोशन वाले सवाल कर रहे हैं एकदम ढंग से, हर अलग अलग बुक कर रहा हूं भाई, और भी चैप्टर है उनको कर लो, है ना। पूरा पेपर रेक्टिलिनियर पे ही नहीं आता है, बाकी जगह से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो सिलेबस की हमेशा विड्थ कवर की जाती है, फिर डेप्थ में जाया जाता है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो अभी हम यहाँ पर आते हैं, एकदम लल्लू सा सवाल है। क्या सवाल है? ये बोल रहा है कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो जो दे रहा है वो बना दो। तो कार को कह दिया गया है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, ठीक है साहब, एक्सेलरेट्स एट अ रेट एफ। अब एक्सेलरेशन जो है वो एफ दे दिया है, तो ऐसा अब हाई तो नहीं मचा देनी है यार हमने तो ये पढ़ा था, ये एफ कैसे आ गया? अरे भाई सिंबल है वो एफ ले, एक्सेलरेशन को टी बोलते, क्या कर लोगे तुम बताओ? अरे हमने तो टाइम को टी पढ़ा था, इसने सिंबल ही तो है, एक चेंज कर दिया उसको, एक ही जगह एफ ले लिया उसने, क्या दिक्कत है उसमें, परेशान क्या होना। तो एक्सेलरेशन जो है आपका वो आपको दिया गया है एफ, और इस एफ एक्सेलरेशन से वो जो चीज है वो चली कितना डिस्टेंस, एस डिस्टेंस आगे चली। तो ठीक है साहब, ये चल गया एस, कितना चल गया टोटल? वो चल गया एस। अब थोड़ा सा यहां पे एक बार देख लो, नजरें घुमा लो, क्या क्या दिया है? यू दिया है, यू किस किस इक्वेशन में आता है? फर्स्ट और सेकंड में आता है ना, और थर्ड में भी आता है। और फिर आपको एस दिया है, एस किस में आता है? सेकंड और थर्ड में आता है। ए दिया है, ए किस में आता है? तीनों में आता है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि यार सेकंड और थर्ड में कुछ यहां पर मामला सेट होना चाहिए। खैर अभी आगे बढ़े, ठीक है। देन कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब भाई साहब कुछ स्पीड आ चुकी होगी ना यहाँ पर, क्या ये स्पीड निकाली जा सकती है? मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यार वो कह रहा है कि इसी स्पीड से चला, मतलब इस स्पीड का कुछ रोल होगा, तो ये स्पीड निकाली जा सकती है क्या? नाम देते हैं इसको ए और बी, और यार निकाल ही डालते हैं। तो ए से बी तक की जब मैं बात करूंगा तो जरा देखो, यू पता है, वी निकालना है, एस पता है, ए पता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ और प्रभु के गुण गाओ भाई, प्रभु के गुण गाओ। तो वी हमें नहीं पता कितना है, यू हमें पता है 0 है, ए हमें पता है कितना एफ है, और ये आ जाएगा एस। तो आपके पास वी जो आ जाएगा वो आ जाएगा √2fs, ये हमने वी निकाल लिया। इसी वी से वो चलेगा फॉर टाइम टी, टी टाइम तक चला। अब अगर वो टी टाइम तक चला है मेरे भाई, तो आपको इतना दिमाग दौड़ना चाहिए कि वो टी टाइम में कितना चल लेगा। कांस्टेंट स्पीड है ना, तुम बोलोगे हाँ जी सर, और स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधे सीधे
स्पीड इनटू टाइम से निकल जाता है, तो ये vt चल लेगा, v मेरे पास है तो ये डिस्टेंस भी मुझे पता है, एंड देन डीएक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ, फिर आगे जो है वो क्या हो रहा है, वो डीएक्सेलरेट हो रहा है। किस रेट से डीएक्सेलरेट हो रहा है भाई साहब, वो एक्सेलरेशन उसका रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो गया है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया है। तो ये वेलोसिटी तो इसकी कितनी रहेगी, वो v ही रहेगी, और कम्स टू रेस्ट, वो फाइनली वापस यहां पर रेस्ट में आ चुका है। तो अब मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, एस नहीं पता है। अब और ध्यान से सुनना, क्या मैं यहां से यहां तक इसको सी नाम दे देता हूं और इसको देता हूं डी, क्या मैं ए से लेकर डी तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं, जी नहीं। क्या मैं ए से सी लगा सकता हूं, जी नहीं। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, यहां इस डायरेक्शन में, यहां जीरो है, यहां इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड भी अलग है। तो आप सिर्फ इतने पोर्शन पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। यहां लगाएंगे भी तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहां कहने को लगा सकते हो आप, बाकी इक्वेशन तो यही आएगी। अब क्या किया जाए, तो यार आपसे बोल रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 15s। तो देखो अब थोड़ा इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको टोटल डिस्टेंस दे रखी है, तो उसको आप निकालिए पहले। तो यहां जब मैं बात करूंगा कहां से कहां तक के मोशन की, सी से डी की, तो सी से डी वाले मोशन में मैं थर्ड इक्वेशन ही लगाना पसंद करूंगा। अब तुम बोलो सर आप तो है ना रट के आए हो, आपको पता है कि क्या करना है, क्या कहां क्या लगाना है। भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, देखो u दिया है, v दिया है, a दिया है, s में इसलिए निकालना पसंद कर रहा हूं क्योंकि ये चीज हमें दे रखी है। तो ये आ जाएगा 0 u स्क्वायर, तो ये जो v था अभी c से d के लिए, b से c तक वो कांस्टेंट स्पीड से चला था, तो जो स्पीड थी वही स्पीड रहेगी यहां पर। तो जो आपने यहां स्पीड निकाली वो स्पीड यहां रहेगी, और c से d वाले मोशन के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो इसका स्क्वायर जो आ जाएगा वो 2fs आ जाएगा। एक्सेलरेशन जो है वो ऐसा पीछे की तरफ होगा, तो ये f/2 आ जाएगा, और इस डिस्प्लेसमेंट को मैं कुछ दे देता हूं नाम s3, ये अपना था s2, और s1 तो s दिया ही है। तो यहां पर ये s3 जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जा रहा है, S3 साफ साफ दिख रहा है 2fs, तो ये 2 टाइम्स ऑफ s आ जाएगा। यहां तक मेरे हिसाब से एक एक बात क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अब बस करना क्या है यार, जो दिया हुआ है वो कर लेते हैं। जैसे कि ये मेरे पास था s प्लस वो vt, तो vt अपने पास कितना आ रहा है 2fs, है ना, इंटू टी टाइम तक चला ना वो, यही तो दिया हुआ था, टी टाइम तक चला वो, तो टी नोन है, और ये चला कितना, ये चला अपने पास 2s। तो वो डिस्टेंस निकाली, s1 vt, v की वैल्यू डाल दी, और s3, तीनों को ऐड किया, और भाई साहब ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है 15s के इक्वल। ये सवाल में दिया है, जो वो बोल रहा है वो मैं करते जा रहा हूं। बस वो कह रहा है भाई इधर जा, जैसे एक मैप होता है खजाना ढूंढने के लिए, ठीक है, तो मैप कह रहा है भाई अब इधर से आना, 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 ऐसा ऐसा मुड़ते 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 वहां पे आपको खजाना मिल जाएगा। अब कोई अपना जो है बोले मैप पढ़ना ही नहीं आता हो उसे, है ना, कि भाई वो राइट जाने को बोल रहा है और तुम बोलो कि अरे राइट किसका राइट, मेरा राइट उसका राइट। अब ऐसे अगर बेवकूफी भरे सवाल अगर कोई करेगा तो ऑब्वियसली वो तो खजाना ढूंढ पाए कि ना ढूंढ पाए खुद जरूर खो जाएगा। है कि नहीं, कि भाई वो मतलब कई होते हैं ना फालतू के सवाल, सर इसमें राइट जाने को लिखा, अब ये मेरा राइट है कि आपका राइट, अरे भाई वो मैप पढ़ना आना चाहिए ना। तो वही बात है, यहां पर भी आप जो सवाल कर रहे हैं वो चलते चलो, नहीं तो क्या होगा, अगर इस तरीके से सवाल जैसा ले जाना चाह रहा है वैसा नहीं जाओगे तो आंसर तो मिलेगा नहीं और खुद खो जाओगे। तो आ जाओ अब यहां पर, तो अपने पास सीधी सीधी वैल्यू हमें दिख रही कि √2fs, और ये t ये आ गया 3, ये उधर जाके हो जाएगा अपने पास 12s, 15 - 3 12, और अब मैं कर देता हूं स्क्वायर, क्योंकि यहां जो ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं वो f और t में रिलेशन दिख रहा है, तो यहां मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो ये आ जाएगा कितना 2fs t स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपने पास 12 का स्क्वायर, चाहे ऐसा करके लिख लो, और इधर आ जाएगा s स्क्वायर। तो एक s थे, एक s कट गया, 2 से 12 गया 6 टाइम्स, और यहां से आपके पास आ गया ft स्क्वायर, और 12 6 72, और ये s। तो अगर आप इधर से कंपेयर करेंगे तो आपके पास सी ऑप्शन जो है वो मैच करता हुआ दिख जा रहा है। एकदम लल्लू सा ये सवाल था, इसमें कुछ खास दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। अब कई जने बोलेंगे और IIT मेन का सवाल है ना। अच्छा एक और चीज पता है, फिजिक्स में, जी हाँ फिजिक्स में
जो अभी मैं बात बोलने वाला हूँ शायद आपको ऐसा लगे कि पता नहीं इसको कुछ एक्सपीरियंस है नहीं कि क्या किस हिसाब से इसने ये बात बोल दी, लेकिन मुझे खास तौर पर जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चंस में कई बार आप देखोगे मेंस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना, मेंस में बिल्कुल, और एडवांस में कई बार बहुत लल्लू लल्लू क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेंस का पेपर है तो उसमें इजी ही सवाल आएंगे, वहां भी टफ सवाल आ सकते हैं भैया। कभी तुमने नोटिस किया हो तो इतने बड़े बड़े नाम जो है इंस्टीट्यूट्स, है ना, इतने बड़े बड़े नामी टीचर्स, वो भी सॉल्व करते हैं, आंसर की निकालते हैं। एक इंस्टीट्यूट निकालता है इसका आंसर ए है, एक निकालता है इसका इसी सवाल का आंसर बी है, किसमें, मेन के पेपर में, है ना। तो ऐसा नहीं समझना है कि मेन है तो हल्का है, मुझे तो नहीं लगता भाई, है ना, कि मेन है तो हल्का। हाँ, इस बार थोड़ा बच्चों पे कृपा हो गई थी कोरोना की वजह से कि मेन बिल्कुल ही एकदम लल्लू टाइप का सा हलवा पेपर बच्चों को मिल गया था, लेकिन ये कृपा हर बार हो ये जरूरी नहीं है ना। तो ये ध्यान रखें कि मेन ऐसा नहीं कि मेन को हल्के में ले जाओ, तो मेन भी अच्छा कई बार पेपर पूछ लिया जाता है, वो भी हिला डालता है। और ये बात ध्यान रखना, एक पढ़ने वाले बच्चे को तो हमेशा यही कामना करना चाहिए कि पेपर टफ आए, क्योंकि टफ पेपर ही जो है वो आपको भीड़ से अलग लाके खड़ा करेगा, नहीं तो गधे और घोड़े सभी एक ही लेवल पे आके खड़े हो जाएंगे, है ना। तो छाटना है, क्रीम अगर आपको निकालना है अलग, तो आपको पेपर का लेवल टफ करना ही पड़ेगा। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो ये बिल्कुल आप कामना करें कि पेपर टफ ही आए, अदरवाइज आपकी मेहनत बेकार भी हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल हुआ अपना। अभी हम बढ़ते हैं आगे, सब आगे वाले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल हमें कुछ कह रहा है ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, आईआईटी में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं इंटीजर टाइप, है ना, जैसा आपने देखा होगा, अभी तो मेन में भी आने लगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक इज इतना। अब यहाँ पर भाई इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो जो ये कह रहा है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि यहाँ पर रेक्टिलिनियर में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, और आगे वाले क्वेश्चंस में भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, जहां डायग्राम बन सकता है वहां डायग्राम बनाना। तो यहां आपको क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन, तो एक ट्रेन का जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है वो है भाई साहब कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो यू आपको 0 दिया गया है, ठीक है। फिर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक एंड मैक्सिमम पॉसिबल रिटार्डेशन, और फिर उसका रिटार्डेशन जो है वो है अपना 5। मैक्सिमम स्पीड दैट अ ट्रेन कैन अचीव इज 70, ठीक है भाई साहब। तो मैक्सिमम स्पीड वो कितना अचीव कर सकती है, 70 से ज्यादा उसके इंजन की औकात नहीं है क्रॉस करने की, 70 से तेज वो नहीं चल सकती। मतलब 70 आते ही फिर चाहे तुम फुल एक्सेलरेटर दबा दो वो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, फिर वो एक्सेलरेट नहीं होगा, है ना, एक लिमिट है उसकी। फिर चाहे तुमने फुल एक्सेलरेटर दबा दिया, तुम्हारा जो है ट्रेन में एक्सेलरेटर किस तरीके का होता है, जो भी होता हो, लीवर खींच दिया तुमने, जो भी रहेगा, तो मैं क्या कह रहा हूं कि उस केस में स्पीड फिर बढ़ेगी नहीं, ठीक है। अब ये कह रहा है अपने को, तो ये एक मिनिमम टाइम इन विच द ट्रेन कैन कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 1000 मीटर, तो मिनिमम टाइम में उसको वो जर्नी कंप्लीट करनी है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि वो फुल एक्सेलरेट करते हुए जाए, अपने मैक्सिमम स्पीड को अचीव करे, और जहां उसको जाके रुकना है वहां जाके वो रुक जाए, टाइम पे ब्रेक लगाकर, टाइम पे ब्रेक लगाकर। अब इसमें क्या क्या हो सकता है वो सुनो, वो हम निकालेंगे। इसमें ऐसा हो सकता है कि जो 1000 मीटर वाली जर्नी है इसमें ऐसा हो सकता है कि ये 0 से स्टार्ट हो और ये 70 तक पहुंच ही नहीं पाए, अपनी इसकी वेलोसिटी 70 से कम ही हो, और इसको ब्रेक मारना पड़ जाए और इसे रुकना पड़ जाए। क्यों, क्योंकि 70 को पहुंचते पहुंचते तो क्या पता फिर वो ब्रेक लगाए तो वो इस स्टेशन पे रुक ही नहीं पाए, क्योंकि इस स्टेशन पे उसको फाइनली रुकना भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 70 पहुंचने से पहले ही उसको ब्रेक मारने पड़ जाए, ये डिस्टेंस इतनी छोटी हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्ट 70 पे जैसे ही पहुंचा वैसे ही इसे ब्रेक मारने पड़ जाए। या ऐसा भी हो सकता है अगर ये डिस्टेंस सच में बहुत ज्यादा बड़ी है तो पहले ये 70 अचीव करे, फिर 70 से कुछ देर तक इसे 70 की स्पीड पे ही चलना पड़े और फिर ब्रेक मार के ये रुके। तो इन तीनों सिचुएशन में आपको समझना क्या है, आपको एक तो ये समझ लीजिए कि 0 से 70 जाने में, 0 से 70 जाने में जो डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना पड़ेगा वो कितना है, और 70 से वापस 0 आने में डिस्टेंस जो ट्रैवल करना पड़ेगा वो कितना है। ये दोनों डिस्टेंस मिलाकर के अगर 1000 से छोटा आ जाता है तो आप इस पे जिंदाबाद है,
ये डिस्टेंस मिला करके 1000 से बड़ा आ जाता है तो फिर ये पॉसिबिलिटी होगी, और अगर ये दोनों मिला करके 1000 ही आ जाते हैं तो फिर ये पॉसिबिलिटी होगी। अब मेरे हिसाब से तुम बोलोगे कि सर हमारे दिमाग का गुड़ गोबर हो गया, है ना, मतलब गुड़ और गोबर एक हो गया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चीजें एक साथ मिक्सअप हो गई, अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं समझाता हूं, मैंने कहा यार क्यों ना एक बार हम ये पता कर लें कि भाई साहब ये जब 0 से 70 की स्पीड पे पहुंचता है तो ये कितना चल लेता है। तुम खुद सोचना, अभी तुमको अपने आप समझ में आ जाएगी बात। अच्छा, तो तुमने कहा अच्छा यही पता करना है कि सर ये तो देखो हम एक झटके में पता कर लेंगे, कैसे, u 0 है और v आपने 70 कह दिया, तो सर v का स्क्वायर करेंगे। एक फॉर्मूला लिख दूं, फॉर्मूला लिख देता हूं, नहीं तुम बाद में पढ़ोगे तो बोलोगे हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पढ़ा था ये बंदा। तो v जो है वो 70 दे रखा है तो 70 का स्क्वायर, u आपको 0 दे रखा है तो 0, एक्सेलरेशन आपको कितना दे रखा भाई साहब, वो दे रखा है 10, और हमें पता चला कि वो x1 मीटर चल गया। तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा 4900, ये आ जाएगा आपके पास 20, और ये x1 एक 0 से एक 0 गया, और यहां से आपको x1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई 490/2। अब इसको अगर काटना चाहते हो तो काट दो, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास भाई, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो 245 मीटर्स ये आ गए। ठीक है, चलिए अब हम एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि 70 की स्पीड एक बार अगर उसकी अचीव हो जाती है तो उसको रुकने के लिए, फाइनली रुकने के लिए पूरा ब्रेक लगा दिया उसने, अपनी पूरी कैपेसिटी से ब्रेक लगा दिए। कहां है भाई साहब ब्रेक का, रिटार्डेशन है 5, तो पूरी कैपेसिटी से ब्रेक लगा दिए उसने। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ भाई साहब कितना डिस्टेंस वो चल लेगा इस दौरान। तो ये मैंने कहा x2 और पूरे कैपेसिटी 5 से उसने ब्रेक लगा दिए, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितना आ जाएगा अपने पास 0, u कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 70, ये 70 का स्क्वायर, और ये 2, a माइनस क्यों आया, क्योंकि वो इस तरफ है इसलिए माइनस, और s पॉजिटिव आया क्योंकि वो उस तरफ है इसलिए प्लस। तो यहां से आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 490 मीटर्स। ठीक है, 4900/10 तो 490 मीटर्स। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपको साफ साफ पता लग जा रहा है कि दोनों का एडिशन 1000 से कम आ रहा है। दोनों का एडिशन 1000 से कम आना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यहां से चलता है और ये 70 डिस्टेंस अचीव, 70 मीटर पर सेकेंड अचीव कर लेता है, तो इसको कुछ डिस्टेंस बचा हुआ 70 से चलना पड़ेगा, और बाकी का जो रिमेनिंग अपना 490 मीटर जो था वो फिर ये रुक ही जाएगा। 70 से रुकने में इसको 490 मीटर चलना है, और ये कितना था भाई साहब अपने पास, ये था 245। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई, टोटल कितना था अपने पास 1000, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा अपने पास 5, 9 और 4 कितना हो गया अपने पास 13, और इधर ये आ गया अपने पास कितना 7, तो 735 आ गया। बात समझ में आ रही है भाई, यहां से इन दोनों को हमने जोड़ा तो 0 5 5, 9 और 4 13, 13 और 1, तो ये आ गया 735। अब इधर से अगर आप देखते हो तो इसको जब माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई तुम्हारे पास, ये जो तुम्हारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 265, है कि नहीं भाई। इधर से 10 से 5, ये 9 से 3 गए तो कितना आ गया, ये 6, और 9 से फिर 7 गया तो कितना आ गया 2, तो 265। तो आपको साफ पता लग रहा है कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितना आ गई, वो आ गई 265 मीटर्स। अब एक बात ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो ये जो इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 735, ठीक है, इसको यहां लिख लेता हूं मैं, इस पे मैं बात करूंगा, इसके लिए मैं आपको होमवर्क दे दूंगा एक, है ना, 735, इसको ध्यान रखना इन दोनों का एडिशन। अभी इस पे बात करते हैं, वापस सवाल की ओर चलते हैं। तो आपसे ये पूछा गया था कि मिनिमम टाइम, वो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम जो आपको लगेगा, तो अब आप यहां से यहां तक का टाइम निकाले, यहां से यहां तक का टाइम निकाले, यहां से यहां तक का टाइम निकाले और उसको ऐड कर दे। तो यहां का जो टाइम आएगा इसको मैं T1 कह देता हूं, इसको मैं T2 कह देता हूं, और इसको मैं T3 कह देता हूं। तो T1 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, वो मैं लगा देता हूं S इज इक्वल्स टू या फिर S इज इक्वल्स टू U प्लस V बाई 2 इंटू T।
ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन भी तो दे रखा है मुझे सीधे, मैं ये क्यों लगाऊं मैं, और इजी जो एक्सेलरेशन था कितना था 10, तो एक्सेलरेशन दे रखा है तो मैं एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन ही लगाता हूं। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v कितना है, v है 70, u कितना है 0, a कितना है 10, और टाइम अपने पास यहां से निकल जाएगा 7 सेकेंड। यार टाइम ही निकालना था ना अपने को, हाँ तो ये 7 सेकेंड आ गया। फिर इसके बाद यहां से जब देखोगे तो t2 कितना आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट स्पीड है जो कितनी थी 70 से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास जो है, और सब कुछ मीटर पर सेकंड में ही है ना भाई, तो ये आपके पास आ गया t2। और t3 की जब आप बात करेंगे तो भाई v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v आपका है 0, u है आपका 70, a है आपका कितना 5, a था आपका 5, मैंने 5 लिखा है यहाँ, और a था आपका 5, और टाइम जो है t3, तो t3 जो आ गया वो आ गया 70/5, ठीक है। तो ये आपके पास t3 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो कहा गया है वो आप कर दीजिए, मतलब आपको कहा गया है कि 347 बाय अल्फा इज एक्चुअली इक्वल्स टू 7 प्लस 265/70 डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 70/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें और सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है वो निकाल लें, ठीक है, आंसर आपका निकल जाएगा। अब मैं इधर क्या कहना चाहूंगा, जो भी आंसर है मैच कर लेना, उसके कैलकुलेशन वाला पार्ट हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप इसको मैच कर लें, लेकिन अब मैं कहना चाहूंगा कि मान लो ये डिस्टेंस जो है 1000 की जगह डिस्टेंस कितनी होती 1000 की जगह जो ये है डिस्टेंस आपको दी गई होती, मान लीजिए 700, तो ये बात समझना कि अगर ये डिस्टेंस 1000 की जगह 700 होती तो फिर ये 70 अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि 70 अचीव करने के लिए उसको टोटल 735 चलना ही पड़ेगा। तो अगर 700 ही होती टोटल डिस्टेंस तो 70 से पहले ही उसको ब्रेक लगाने पड़ते। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी और इस तरीके से आप चीजों को यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो है कहानी होती है, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम नहीं जाएंगे। और अब हम बात करने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, और अब हम यहां पर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। तो बस मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद करके बैठ जाओ कि v इज इक्वल्स टू यू माइनस डी टी, मैं नहीं बताता ऐसे कि v इज इक्वल्स, भाई क्यों याद करें यार, v इज इक्वल्स टू यू माइनस डी टी। तुम तो बस ये ध्यान रखो कि ऊपर वाली डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। ग्रेविटी में मोशन हो रहा है और हम 1D की बात कर रहे हैं अभी, तो या तो नीचे से ऊपर फेंका होगा या ऊपर से नीचे फेंका होगा या ड्रॉप किया होगा, बहुत सारी चीजें हुई होंगी। बस ध्यान ये रखा जाए कि ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, या फिर ऊपर वाला अगर अपना नेगेटिव तो नीचे वाला पॉजिटिव। अब यहां होता क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी का एक और नाम रहता है, इसको हम कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब और टाइम पे क्या कूदने के पैसे लगते हैं क्या, जो यहां पे अभी फ्री फॉल हो रहा है, वैसी बात नहीं है। बात यहां पर यह है, फ्री फॉल मतलब कि वो पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको आपने एक बार वेलोसिटी दे दी, वो उछल गया, तो हवा में जब वो है तो उसके ऊपर ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग। क्या लग रहा है उस पे, उस पार्टिकल पे सिर्फ और सिर्फ जो धरती माँ है वही फोर्स लगा रही है, वो कितना, वो लगा रही है mg, आप जानते हो ये तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन कितना होता है भाई साहब, वो होता है फोर्स अपॉन मास, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो इसलिए यहां पर ये g जो है ये क्या है, इसको वैसे बोलने में ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोला जाता है, लेकिन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब फ्री फॉल कर रही है चीज, ऐसे ये g का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, g समथिंग एल्स। g अपने पास होता है एक्सेलरेशन ड्यू, सॉरी g होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस मास पे अगर ये फ्री फॉल कर रहा है तो इस पे फोर्स लगेगा कितना, mg। और अगर यही अकेला फोर्स है तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा फोर्स बाय मास, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन मास, तो ये g आ गया। तो ड्यूरिंग फ्री फॉल एक्सेलरेशन इज g, मतलब जब भी ग्रेविटी ही एक अकेला फोर्स होगा तो g एक्सेलरेशन होगा। सर नहीं समझ में आई बात, मैं समझाता हूं, थोड़ा सा मैं समझाता हूं। मैं आपको यहां पे एक बात थोड़ा सा समझाना पसंद करूंगा, जैसे कि एक एग्जांपल लिया जाए, तुम बोलोगे ठीक है सर लिया जाए, बिल्कुल लिया जाए। मैंने कहा यार यहां पे आप मान के चलिए कि एक ये ऑब्जेक्ट है,
तुम बोले ओके है। और मैंने कहा इसका मास जो है ना वो है कितना अपना 2 kg। तुमने बोला ठीक है सर 2 kg मास है इसका। और मैंने कहा यार ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो अपना 10 लेके चलना है। अच्छा जी की वैल्यू मैं लिख दूं पहले यहीं, तो जी की वैल्यू मैं जो भी सवाल दूंगा उसमें 10 ही लेके चलना है। एक्सेलरेशन के इक्वल ये आ रहा है तो यूनिट भी एक्सेलरेशन जैसा ही होगा, तो 10 ही लेके चलना है। लेकिन इन जनरल अगर कुछ नहीं दिया गया होता है तो हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ नहीं दिया है तो 9.8 लिया जाता है। लेकिन यहां जो भी मैं सवाल कराऊंगा मैं 10 लेके चलूंगा। पेपर में आपको बताएगा कि जी की वैल्यू क्या लेनी है। सर आईआईटी में, अरे बिल्कुल बताएगा। कहां बताएगा? आप कहीं भी बता सकता है। हो सकता है आईआईटी में आपको पता है हर कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको देते हैं। अब वो पेपर के स्टार्टिंग में कहीं पे भी आपको मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, क्वेश्चन में मिल जाए, पेपर के स्टार्टिंग में मिल जाए। हर एक कांस्टेंट की वैल्यू वो जरूर बताएगा जी को क्या लेना है, हर एक कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, हाँ। लेकिन ये सही रहता है कि यार अब जैसे आगे भी बहुत सारे कांस्टेंट आएंगे, तुम बोलोगे जब पेपर में कांस्टेंट की वैल्यू देता ही तो मैं रट के क्यों बैठूं, तो बार बार वो स्क्रॉल थोड़ी ना करोगे उसको, पेज को ऑनलाइन भी दे रहे हो तो बार बार वो फर्स्ट पेज पे जाके थोड़ी ना तुम वैल्यूज देखोगे कांस्टेंट की। बेटर है याद रहे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना चाहिए उसको। कोई भी पेपर देने से पहले स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उनके इंस्ट्रक्शन और वहां पे दी गई वैल्यूज को एकदम रीड करना चाहिए। जो 15 मिनट दिया जाता है वो ये देखने के लिए नहीं दिया जाता है कि कितने लोग आए हैं, मेरे आजू में कौन बैठा है, बाजू में कौन बैठा है ना, वो कैसा दिख रहा है, ऐसा ये देखने के लिए नहीं दिया जाता है। वो ये देखने के लिए दिया जाता है कि भैया ये जो 15 मिनट स्टार्टिंग के मिले हैं इनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो, इंस्ट्रक्शंस को रीड करो, जो तुम्हारी मिस्टेक ना हो जाए। क्या पता पैटर्न में कुछ नया तब्दीली तो नहीं है, क्योंकि जेई वो जरूर देता है। साथ ही साथ कांस्टेंट सी वैल्यू को भी चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कह रहा है कि भैया हाँ ठीक है तुम कांस्टेंट ये लिया करते थे, है ना, लेकिन यहां पर इस कांस्टेंट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको ये यूज करनी है, तो ये ध्यान रखना है। खैर अभी हम वापस इस सवाल पे आते हैं। तो मैंने कहा कि यार ये 2 kg का ब्लॉक था, इसको मैंने यहां से छोड़ा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी की वजह से, जो आ जाएगा 2 × g जो कि है 10। और मैंने क्या किया, मैंने भी एक फोर्स ऊपर से लगा दिया, कितना, 5 न्यूटन। अब ये बात समझना कि तुमने ये फ्री फॉल नहीं है। अब ये फ्री फॉल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी के अलावा एक और फोर्स लग रहा है। और देखते हैं अब क्या एक्सेलरेशन यही आएगा क्या। तो नेट फोर्स कितना आया, 20 इधर 5 ऊपर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ना फोर्स, और दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 15। तो 15 आएगा नीचे की तरफ, 20 - 5 15 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आया क्या, जी के इक्वल आया क्या एक्सेलरेशन, नहीं आया ना। तो जी के इक्वल एक्सेलरेशन तभी आएगा जब वो फ्री फॉल कर रहा होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। खैर इस सवाल में हम इस चैप्टर में हमारे पास यही कहानी रहेगी कि वो फ्री फॉल कर ही रहा होगा। तो अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप v = u + at जो होता था उसको अब ऐसा लिख लो, v = u - gt। मैं ऐसे नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो v = u + gt मैं बोलूंगा। मतलब मैं तो ये भी नहीं लिखूंगा यार, मैं तो तुम्हें यही कहूंगा, ये लगा। अब तुम्हें पता है ना a क्या है, a एक्सेलरेशन है, नीचे है। तुमने अगर नीचे वाली डायरेक्शन ले ली तो उसको नेगेटिव ले लो, तो a की वैल्यू अपने आप क्या डालोगे, -g डालोगे। आ रही है क्या बात समझ में। तो क्यों एक अलग से और फॉर्मूला याद रखना भाई, अगर एक नीचे वाली डायरेक्शन तुमने नेगेटिव ले ली है तो a की जगह तुम -g डालोगे ही डालोगे। तो तुम वैसे याद मत रखो कि v = u - gt, s = ut - ½ gt², ऐसे याद मत रखो, माइंड में रखो लेकिन याद मत रखो उसको, है ना, गलत कंसेप्ट मत पढ़ो। तो फिर सर क्या याद करना है, इधर कुछ याद भी करना है कि नहीं, क्यों नहीं करना, बिल्कुल कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि सर मैं बताता हूं ना, या टेंशन क्यों लेते हो। मैंने कहा कि भैया ये अपने पास एक सरफेस है, तुमने बोला ओके भैया। फिर मैंने कहा भैया इसको जो है ना हम फेंक रहे हैं ऊपर, तुमने कहा फेंको। अब इसको जब मैंने फेंका तो इसको ऊपर फेंका। अब फेंकने के बाद अब मैं थोड़ी ना इसको हाथ से पकड़ के थोड़ी ना ले जा रहा हूं, मैंने तो फेंक दिया, मेरे हाथ से ये छूट गया। अब जब ये ऊपर जा रहा है तब इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, तो ये ऊपर जाते वक्त मान लो यहां तक गया, तो यहां जाने पर फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। यहां से यहां जाने पर फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0। क्यों, मैक्सिमम हाइट जब वो अचीव करेगा, ऊपर जा रहा है तो देखो यहां क्या हो रहा है, u ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है,
तो स्पीड जो है वो स्लो होगी, स्लो होते 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 वो फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो पे पहुंच जाएगा और फिर वो वापस नीचे गिरेगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको वापस नीचे लाना चाहता है। तो जब वो यहां से ऊपर गया और फाइनली जब वो यहां आके टकराएगा, वो वेलोसिटी मैंने कह दी v। ठीक है, तो मैं ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट इसकी बात कर रहा हूं। इसको अगर मैं नाम देता हूं a, इस पॉइंट को नाम देता हूं b, तो वापस मैं a से a की ही बात कर रहा हूं। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अगर मैं ये पता करना चाहता हूं कि ये v कितना होगा, तो मैं थर्ड इक्वेशन लगा देता हूं। आप पूछेंगे क्यों, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जिस पॉइंट से वो चला था ये थोड़ा साइड में आके नहीं गिरा, ये उसी पॉइंट पे आके गिरा है। वो तो मैंने थोड़ा बनाने के लिए साइड में दिखे अलग से, इसलिए इसको साइड में बना दिया। ये उसी पॉइंट पे आके हिट करेगा। तो ये ऊपर गया और नीचे आके टकराया। तो जब ये टकराया तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या एक ही है क्या? हाँ सर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई साहब? सर जीरो हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपना कितना हो गया है? वो हो गया है जीरो। तो ये पूरी चीज क्या हो गई है? पूरी चीज जीरो हो गई। तो इधर से क्या आ गया? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या? वी इज इक्वल्स टू यू इन मैग्नीट्यूड। मतलब ये रट लेना है, जितने से फेंकोगे उतने से ही वो गिरेगा वापस। तुमने 10 से फेंका तो वो 10 से आगे टकराएगा, 20 से फेंकोगे 20 से आगे टकराएगा, 30 से फेंकोगे 30 से आगे टकराएगा। तुमने हवा में गोली चलाई ठाए करके, वो गोली निकली, जितने स्पीड से गई है वो आएगी ऊपर, और तुम अगर एकदम नीचे खड़े, तुमने ऐसे गोली चलाई एकदम सर पे रख के बंदूक बोला ठक करके, तो गोली आएगी और तुम्हारे सर पे लगेगी और उतनी ही चोट पहुंचाएगी जितना तुमने ऐसा करके खुद को हेडशॉट मार लिया हो पट्ट से, है ना। तुम बोलोगे अब ऐसा तो होता नहीं। तो यार देखो रियल लाइफ में तो क्या होता है ना कि एयर रेजिस्टेंस लगता है गोली पे, कि गोली जब ऊपर जा रही है तो एयर का भी एक इफेक्ट उस पर लग रहा है, तो वो उसको ग्रेविटी के अलावा एक एयर का ड्रैग लगता है। नीचे आते वक्त भी हवा उसको रोकती है। जैसा तुम भागते हो, बाइक चलाते हो तो तुम्हें हवा पीछे धक्का देती है ना, बाइक चलाते हो तो तुम्हारे बाल पीछे उड़ते हैं, शर्ट पीछे उड़ता है कबीर सिंह स्टाइल में ना। तो क्या होता है कि वो हवा तुम्हें रोक रही है। तो गोली के साथ भी ऐसा होगा। लेकिन अगर आप मान के चलें कि वैक्यूम है पूरी तरीके से, तो पूरी तरीके से अगर वैक्यूम है तो क्या होगा, जितने स्पीड से तुमने ऊपर फेंका उतने स्पीड से नीचे आएगा। तो ये बात आप ध्यान रखें कि यहां हमारा जो अजम्पशन है, क्या अजम्पशन लेके चल रहे हैं हम? अजम्पशन, ओहो, अजम्पशन हमारा ये है कि एक तो ग्रेविटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, ग्रेविटी को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, डाउनवर्ड्स तो रहेगी। साथ में एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, उसको हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? तो अब बात यह है कि भाई इतनी बात हमने यहां से समझ ली, तो यहां पर यह याद रखना है। अब क्या ऐसा सिर्फ इस पॉइंट के लिए ही हो रहा होगा क्या? जी नहीं, ऐसा सिर्फ इस पॉइंट के लिए नहीं, हर पॉइंट के लिए। कहने का मतलब क्या है सर आपका? यार कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर ऊपर जाते वक्त यहां इसकी वेलोसिटी v डैश थी, तो जब ये वापस नीचे आ रहा होगा तो इस पॉइंट से गुजरते वक्त इसकी वेलोसिटी v डैश ही रहेगी। सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि अगर मैंने 10 से फेंका तो 10 के बाद 9, 8, 7, 6 ऐसे करते करते वो 0, तो वापस आते आते भी वो वही वैल्यू उसको अचीव करेगा? जी बिल्कुल। तो सेम लेवल पे स्पीड सेम रहेगी, जितना ऊपर जाते वक्त थी उतना ही नीचे आते वक्त रहेगी। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ठीक है, याद रख लेंगे सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब यहां से एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये एक फॉर्मूला है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, या इसको मैं यहां लिख देता हूं। ये फॉर्मूला है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फॉर्मूला अगर आप अभी याद रखोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर इतने फॉर्मूले यार याद रखो, प्रोजेक्टाइल में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां याद करना है तो बेटर है कि यहां याद कर लो। अच्छा, क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब? फ्लाइट मतलब हवा में रहना, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर तक हवा में रहा। अच्छा, तो ये इतनी देर तक हवा में रहा, यहां से लेकर यहां तक, जब तक जमीन से ऊपर था ये हवा में ही था। तो अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट इनिशियल और ये पॉइंट फाइनल, तो इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो टाइम इंटरवल है उस वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। जी हाँ।
तो इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, फाइनल वेलोसिटी है नीचे की तरफ। तो मैं लगाता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं साइन कन्वेंशन, तुम बोलोगे सर हमने तो माइनस, अरे मत भूल जाओ यार वो माइनस gt, वो बात सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन मेरी बात को समझो तुम क्या बोलना चाह रहा हूं। अब सुनना, मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को बोला पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन को मैंने कहा नेगेटिव, ठीक है। अब ये ऊपर जब जा रहा है तो ऊपर जाते वक्त u मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, मैं u की वैल्यू साइन के साथ रखी है मैंने, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन कैसा है नीचे, तो g आ जाएगा नेगेटिव, और टकराते वक्त v कैसा है, v भी नीचे, और v की वैल्यू कितनी है u, लेकिन माइनस u रखूंगा। अब सुन लो माइनस u क्यों रखा, क्योंकि वो टकरा रहा है तो नीचे की तरफ डायरेक्शन है, नीचे को तुमने नेगेटिव लिया है तो ये आया रिजल्ट। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा gt इज इक्वल टू, टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं कैपिटल T बोल देता हूं, तो gt इज इक्वल्स टू 2u एंड t इज इक्वल्स टू 2u बाय g। t इज इक्वल्स टू 2u बाय g, क्लियर। और यहां पर अगर अभी हम देखें तो कोई बोले कि सर अगर मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता हूं तो ऊपर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हो, नीचे को पॉजिटिव लेते हो, तो भी क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, देखो मैंने अभी क्या किया, मैंने ऊपर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया तो u हो गया नेगेटिव, g हो गया पॉजिटिव क्योंकि वो नीचे है, और u कैसा हो गया, वो हो गया पॉजिटिव। तो इससे सॉल्व करोगे तो भी आपके पास यही रिजल्ट आएगा कि t इज इक्वल टू 2u बाई जी। आई बात समझ में? तो इसलिए साइन कन्वेंशन से कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन क्या इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखना है, जी नहीं। तो कैसे याद रखना है इसको, आप याद रखें ऐसे, कैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u(y) बाय gy, या तो ऐसे याद रख लें या फिर 2u परपेंडिकुलर बाय g परपेंडिकुलर। सर ऐसा क्यों याद करने को कहा आपने, यार देखो u क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए मैंने उसको u परपेंडिकुलर कह दिया। g क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है सर, तो इसलिए उसको मैंने g परपेंडिकुलर कर दिया, कह दिया। अच्छा सर तो uy और gy क्यों कहा आपने, क्योंकि यार ये डायरेक्शन को y भी कह लेते हैं इसलिए, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रखें, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपका। अच्छा सर टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया तो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट भी तो कुछ होता होगा कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, तो देखते हैं यार। a से b तक के लिए अगर आप टाइम निकालोगे v इज इक्वल्स टू u प्लस at, तो v आपका हो चुका है 0, u आपका है u ऊपर की तरफ इसलिए पॉजिटिव, a नीचे की तरफ है इसलिए माइनस जी। तो यहां से जो आपका टाइम आ गया वो कितना आ गया, u बाय जी आ गया, जो इसका जस्ट आधा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, t हाफ। क्यों बोलते हैं इसको हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ये जस्ट आधा आ रहा है, ये जस्ट आधा आ रहा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये जस्ट आधा आ रहा है किसका, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो यहां से वापस यहां आने में इतना टाइम लगेगा और उसका आधा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने में लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो याद रखेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये टाइम ऑफ फ्लाइट की कहानी हो गई, ये याद रखना है आपको। फिर और क्या याद रखना है, और जो आपको याद रखना है इसमें वो ये याद रखना है कि अगर हमने एक पार्टिकल को कुछ u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका तो वो फाइनली जो है क्या होगा, यहां जाके रुकेगा। तो कुछ हाइट अटेन करेगा ना वो, जी हाँ सर बिल्कुल करेगा। हाइट अटेन क्यों नहीं करेगा, तो कितनी हाइट अटेन करेगा उसको मैंने कह दिया मैक्सिमम हाइट। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। कैसे निकालेंगे यार, u पता है, v पता है, तो और s निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितना है, v है 0, u कितना है, वो है u, और a वो है माइनस जी, और s वो है प्लस का h मैक्स। तो यहां पर ये h मैक्स की जो वैल्यू आई वो आई u स्क्वायर बाय 2g, और इसको हम याद रखेंगे इस तरीके से कि u परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय 2g परपेंडिकुलर, या फिर 2uy का स्क्वायर बाय सॉरी uy का स्क्वायर बाय 2gy। y डायरेक्शन की वेलोसिटी, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। अब यहां एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये रिजल्ट्स जो मैंने निकाले हैं ये साइन पुट करके निकाले,
तो दोबारा साइन पुट करने की जरूरत नहीं। तुम सोचो सर u ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव और g नीचे है तो नेगेटिव, यहां पे ये वैल्यूज पॉजिटिव ही रखी जाएंगी क्योंकि मैं साइन ऑलरेडी पुट कर चुका हूं। इस रिजल्ट में ये पॉजिटिव ही रखा जाएगा। सर यहां तो नेगेटिव आना चाहिए था ना भाई, वो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है, वो सबको पता है कि फाइनल वेलोसिटी नीचे है, तो ये प्लस माइनस मैं मतलब अक्सर मैंने देखा है कि बच्चा जो है ना हमेशा इसी पे अटका रहता है, अरे सर वो नीचे है तो उसको अरे इक्वेशन में लगा रहे हो तब लिखो ना माइनस। इक्वेशन में लगाते वक्त जहां उस नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस है, जहां पे वो नेगेटिव को वेक्टर तरीके से रखना है, वो नेगेटिव क्या दिखाता है, डायरेक्शन, तो इक्वेशन में रखते वक्त आप बिल्कुल, जैसे यहां मैंने जब ये v में वैल्यू रखी तो माइनस यू रखी, इसको u नहीं रख सकता मैं, लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि वो टकराया कितने से, तो मैं कह रहा हूं u से टकराया, तो उसमें कोई गलत नहीं है ना भाई, टकराते वक्त तो वो नीचे ही तो टकरा रहा होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये इस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, और एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अगर आप रिलीज करते हैं रेस्ट से, तो इफ समथिंग इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ध्यान से सुनना बात को, रेस्ट से आपने रिलीज किया, u 0 है और वो कितना चल गया, वो कुछ y डिस्टेंस चल गया है नीचे, तो अगर वो कुछ y डिस्टेंस नीचे चल गया है तो यहां आते आते उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और इसको टाइम कितना लगेगा, ये भी अगर आप याद रख पाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, नहीं याद रहता है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। क्या कह रहा हूं मैं, यहां से यहां तो मैंने क्या कहा कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v मुझे निकालना है, u कितना था, रेस्ट से रिलीज किया है तब, ये ध्यान रखना, रेस्ट से रिलीज किया है तब की ये बात हो रही है, पता लगे हर जगह इसको लगा के खुश हो रहे हो और फिर कह रहे हो आंसर नहीं निकल रहा, ठीक है, तो दिमाग भी लगाओ, फॉर्मूला लगाने के साथ साथ ही कहां पे यूज होना है ये, तो u क्या है, u है 0, तो 2 एक्सेलरेशन साइन के साथ डालूंगा इस इक्वेशन में डालते वक्त माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट माइनस वाई, तुम कहोगे नीचे वाले को पॉजिटिव ले लूं क्या, ले लो, a क्या हो जाएगा प्लस जी, s क्या हो जाएगा प्लस वाई, कोई फर्क पड़ेगा बिल्कुल नहीं, तो v आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 2gy। ऐसे ही आपका जो टाइम आएगा, टाइम क्या निकलेगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ऊपर से नीचे आया तो मैंने लिख दिया, लो प्लस लगा देता हूं, इस बार इसके लिए नीचे वाली डायरेक्शन को प्लस ले लिया, ऊपर वाली को माइनस। सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक इक्वेशन के लिए आपने अलग साइन कन्वेंशन यूज किया, दूसरे के लिए जब आंसर पे असर नहीं पड़ रहा है तो अलग अलग इक्वेशन में क्या असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा मेरे भाई, तो दूसरी इक्वेशन के लिए मैंने दूसरा साइन कन्वेंशन ले लिया, इट्स ओके। तो सुनो, ऊपर से नीचे आते वक्त y मैंने पॉजिटिव लिया इस बार, u 0 और g भी पॉजिटिव हो जाएगा और t, तो यहां से जो टाइम लगेगा, टाइम जो लगेगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2y बाई जी, अंडर रूट ऑफ 2y बाई जी, है ना। अब अक्सर लोगों को इसमें एक बहुत बड़ी वाली मिस्टेक जो रहती है, उनको क्या लगता है ना, कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको ये तो समझ में आता है, अरे हाँ यार जितना ऊपर गया है तो ऊपर जाने में जितना टाइम लगा रहा था उतना ही नीचे आने में टाइम लगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब इससे वो खुद से एक गलत कंसेप्ट जो है ध्यान रख लेते हैं, वो क्या, क्योंकि यहां उन्होंने देखा ऊपर जाने में जो टाइम लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगा, तो बताओ क्या कंसेप्ट याद रख लेते हैं, वो ये याद रख लेते हैं कि अगर इधर से इधर आने में t टाइम लगा है तो आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में t/2 टाइम लगेगा, g नहीं। जब ये ट्रैवल कर रहा है तो यहां पर ये स्लो है और नीचे जाते जाते वो फास्ट होते जा रहा है, तो पहला जो टी टाइम के लिए वो जितना चलेगा वो थोड़ी कम स्पीड से चला है, अगले टी टाइम में वो ज्यादा स्पीड से चला है, तो यहां वो ज्यादा चलेगा। तो बात को समझो आप, इस टाइम में जो डिस्टेंस चला उतने ही टाइम, जैसे किसी ने कहा पहले 2 सेकंड और अगले 2 सेकंड में कितना कितना चलेगा, तो तुम सोचो पहले 2 सेकंड में y चला है तो अगले 2 सेकंड y नहीं चलेगा, y से ज्यादा चलेगा क्योंकि स्पीड बढ़ गई है। और ऊपर जाते वक्त इसका उल्टा होगा, ऊपर जब फेंक रहे हो तो पहले 2 सेकंड में जितना चला होगा अगले 2 सेकंड में उससे कम चला होगा, अगर वो ऊपर ही जा रहा है तो। पता लगे टाइम ऑफ फ्लाइट ही 1 सेकंड का है तो फिर अगले 2 सेकंड की बात ही नहीं है वहां।
समझ में आ रही होंगी बातें मेरे हिसाब से जो मैं समझाना चाह रहा हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूं, तुमको शायद हो सकता है लग रही आ रहा है ये तो पता नहीं क्या है कह रहा है, फिर सवाल नहीं होंगे तब मत बोलना, ठीक है। तो हर बात को समझना है मैं क्या कह रहा हूं, और जो कई चीजें मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं उनको भी लिखना है। नोट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन में कई बच्चे बोल रहे हैं अरे डीपीपी 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 डीपीपी। सही बात है भाई, तुम्हारे पास कोई एक बुक होगी ना, उठा लो करने लग जाओ उसको। बुक के नाम बताने की तुम्हें जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो इतनी फेमस बुक्स हैं, उठाओ और करने लगो, है कि नहीं। इंपॉर्टेंट है आप जब पढ़ रहे हो आप नोट्स कैसे बना रहे हो उस सब्जेक्ट के, और उस सब वो चैप्टर जब चल रहा है उस दौरान आप सवाल कितने कर रहे हो। डीपीपी क्या है? डीपीपी तो आपको कहीं से मिल, डीपीपी में क्या है? डीपीपी में क्वेश्चन ही तो है, और डीपीपी का असली मतलब तुम्हें पता ही नहीं है। असली बात बताऊं तो डीपीपी जिसका पर्पस जो तुम सोच रहे हो, डीपीपी का पर्पस कोटा का इंट्रोड्यूस किया गया है ना, कोटा का इंट्रोड्यूस किया गया ये जो है कंसेप्ट है डीपीपी। और जहां तक मतलब मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, जो बंसल सर थे उन्होंने ये चीज इंट्रोड्यूस की थी, बंसल क्लासेस के बंसल सर, तो उन्होंने ये चीज इंट्रोड्यूस की थी। और उसका होल पर्पस, डीपीपी का होल पर्पस इज टू गिव अ एग्जाम लाइक एनवायरमेंट ऑन द डेली बेसिस। डीपीपी में आपके पास इतने सवाल थे, हर सवाल कितने टाइम में करना है ये होता था, कितने मार्क्स की डीपीपी है ये होती थी, एडवांस की अलग डीपीपी, मेन की अलग डीपीपी, अभी ऐसा बनती है। और डीपीपी का होल पर्पस इज टू रिवाइज द प्रीवियस चैप्टर, इट्स नॉट फॉर द करंट क्लास। आपको पता है कोटा कल्चर के अंदर डीपीपी जो है करंट क्लास के टॉपिक्स नहीं होते, डेली प्रैक्टिस पेपर फॉर योर रिविजन। करंट क्लास के लिए तो यू हैव टू फॉलो द मॉड्यूल्स और एनी बुक। करंट क्लास जो चल रही है, करंट चैप्टर जो चल रहा है, उसके लिए आपको बुक या कोई मॉड्यूल फॉलो करना होगा। समझो आप बात, ठीक है। तो ये जो डीपीपी का आपका कंसेप्ट है वही पूरी तरीके से गलत है। खैर चलिए, खैर अब करंट क्लास के जो टॉपिक्स आएंगे उसको भी डीपीपी में बोल दिया जाता है, तो सही है। और अपने फिजिक्स वाला में भी ऐसा ही हो रहा है अभी, है ना, क्योंकि बच्चों को ऑब्वियसली हम मॉड्यूल तो दे नहीं सकते, तो वही चीज दे सकते हैं। लेकिन आप समझो आपके पास ऑलरेडी इतना मटेरियल है, तो आप ऐसा मत सोचो। एक बच्चे का मैंने कमेंट पढ़ा था, डीपीपी इज द बैकबोन। यस, डीपीपी इज द बैकबोन, बैकबोन बॉन बोल रहा था मैं। यस, डीपीपी इज द बैकबोन ऑफ द प्रिपरेशन, बट उस कंसेप्ट के हिसाब से जिसमें रिवीजन वाले जैसे डीपीपी का मतलब होता है कि आप आज ये पढ़ रहे हो लेकिन अब तक जो पढ़ा दिया गया है उसके भी क्वेश्चंस उसमें होंगे, तो आपको अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता था डीपीपी का जो क्या बोलेंगे एक तरीके से उद्देश्य, ठीक है। तो अभी जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो हम लोग डीपीपी दे रहे हैं या देते थे, अभी इसमें तो नहीं मिल रही है, लेकिन जब दी जाती थी तो उसमें क्या होता है, उसमें तो जो पढ़ा है वो तो तुम खुद ही ढूंढ सकते हो यार। तुम कोई भी एक बुक उठा लो, अच्छी इतनी मार्केट में अवेलेबल है, या फिजिक्स वाला का मॉड्यूल ले लो, जो भी तुम्हें सही लगे। अगर है तो वो फॉलो करने लग जाओ, कोई बुक है तो वो करने लग जाओ, क्यों इतना परेशान हो है कि नहीं। चलिए, तो कुल मिला के मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने मैक्सिमम हाइट की बात कर ली, इतने हाइट तक जाएगा ये फॉर्मूला लगाएंगे, और ऊपर से गिरेगा तो इतने वेलोसिटी से वो इतना वेलोसिटी अचीव कर लेगा, इतने टाइम लगाएगा गिरने में, और सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली। अब जैसे कुछ सवाल कर लेते हैं यार, ठीक है। तो कुछ सवाल करते हैं, और कुछ सवाल करने से पहले मैं कुछ बेसिक सवाल तो आपसे ही यहाँ पूछने चाहूंगा। तो मैंने आपसे एक सवाल किया, बहुत ही बेसिक, एकदम लल्लू वाले सवाल करेंगे, ठीक है। आज अपने जो सवाल हैं वो एकदम लल्लू वाले सवाल हैं, लेकिन फिर भी लल्लू का मतलब ये नहीं कि बाकी लोग जो हैं वो देखे ही नहीं बाकी सवालों को लल्लू समझ के, है ना। डिपेंड करता है यार आपका क्या पोटेंशियल है उसके हिसाब से। तो मैंने कहा यार इसको मैंने है ना 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया, ठीक है। और ये इधर जाके मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे जाके रुक गया और फिर वापस नीचे आके टकराया। तो मैंने आपसे पूछा फाइंड क्या एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, फॉर द होल मोशन, मतलब ऊपर जाके नीचे आने में, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। फिर मैंने पूछा आपसे मैक्सिमम हाइट, फिर मैंने आपसे पूछी टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये सब मैंने आपसे पूछा। ये एवरेज वेलोसिटी जो है वो पूरे होल मोशन के लिए निकालनी है, होल मोशन के लिए। ये चलो दोनों चीजें, एवरेज वेलोसिटी फॉर
A to B एंड दो बार निकालनी, इसमें दो केस हो गए, एक तो A फ्रॉम A to B और B वाला केस फ्रॉम A to A, A से वापस A जब आ गया, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट और ये सब चीजें, और कितने वेलोसिटी से वो टकराएगा, फाइनल वेलोसिटी विथ विच इट विल हिट द सरफेस, ओके, व्हेन रिटर्न टू द सरफेस, व्हेन इट रिटर्न टू द सरफेस, सरफेस पे जब वो वापस रिटर्न करेगा, ठीक है। ये समझ में तो आ रही है ना तुमको लैंग्वेज, मतलब राइटिंग मेरी, पता लगे सर क्या चीटियां मार दी आपने, है ना। चलो तो एक मिनट, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे बात करते हैं भैया अपने सॉल्यूशंस की। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले वाले पार्ट के ए ऑप्शन की। तो ए से बी बताओ, ए से बी के लिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी तुम पता नहीं क्या क्या सोचोगे, तुम सोचोगे सर पहले मैं टोटल डिस्टेंस निकालूंगा फिर उसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा। मैं कह रहा हूं मेरे भाई ये फॉर्मूले को क्यों भूल रहे हो, u प्लस वी बाई टू। ओ साहब बिल्कुल बिल्कुल ये फॉर्मूला लगाएंगे ना। u कितना है, u है 20, v कितना है ऊपर जाके 0, a से b ऊपर जाके 0 अपॉन 2 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, खत्म। b वाले केस में एवरेज वेलोसिटी वो तो 0 ही आ जाएगा सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, क्लियर। अच्छा फिर क्या बोल रहा है भाई, मैक्सिमम हाइट बताओ, तो इसके लिए तो फॉर्मूला लगा दो, मैक्सिमम हाइट कितना आ जाएगा u y का स्क्वायर बाय 2g, खत्म। तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u y बाय g, 4 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी 20, खत्म। कुछ नहीं था, लल्लू सवाल था, मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक और सवाल मैं तुम्हें देता हूं घर से सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो यहां आपको बोला गया है कि मान लो आपको यहां कहा गया है, चलो इसको मैं बाद में ही बात करेंगे, पहले ये सवाल कर लेते हैं यार, क्योंकि है ना मेरे पास टाइम कम बचा हो शायद, तो पहले बाकी के सवाल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ओ भाई साहब 7 सवाल है, वही तो सवाल कर लेते हैं, है ना। वैसे ही बहुत सवाल है तो अलग से देने की जरूरत है ही नहीं। आओ तो इस सवाल को देखते हैं, क्या बोल रहा है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है साहब, एक बॉल को हमने ड्रॉप किया टॉप ऑफ द बिल्डिंग से। द बॉल टेक्स 0.5 सेकेंड्स टू फॉल पास द 3 मीटर हाइट ऑफ अ विंडो एट सम डिस्टेंस। तो आपके पास जो थी यहां पर एक ये बिल्डिंग थी, और इस बिल्डिंग में 3 मीटर की हाइट की एक विंडो है, इधर ये विंडो है। बॉल को यहां से ड्रॉप किया गया था, बॉल ऑब्वियसली गिरेगी, गिरते गिरते वो नीचे पहुंचेगी। अब आपको क्या कहा गया है कि स्पीड ऑफ द बॉल एट द टॉप एंड एट द बॉटम ऑफ द विंडो, टॉप मतलब यहां मत पहुंच जाना, विंडो के टॉप यहां और विंडो का बॉटम। तो स्पीड ऑफ द विंडो बॉल एट द टॉप ऑफ द विंडो इज vt एंड स्पीड ऑफ द बॉल एट द बॉटम ऑफ द विंडो इज vb। तो यहां आपसे अभी पूछा जा रहा है कि आपको बताओ कि vt और vb में क्या रिलेशन है ना। ये vt ये नीचे उसमें आएगा, ये ऐसा इसके साथ लिखा हुआ है, इसकी जगह आप ऐसा लिख लीजिए vt और इसकी जगह ये vb। दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा तो ऐसे ही समझ में आ रहा होगा ना, t छोटा है ना नीचे की तरफ। तो क्या यहां पर सही है, ठीक है, लगाते हैं। आपको यहां और यहां की बात की जा रही है, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में जो है रिलेशन निकालना है, ठीक है। ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की बात, ये इनिशियल और ये फाइनल। अब कई लोग सोचेंगे ठीक है सर हमें ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब लगाएंगे, हाँ तो टाइम दे रखा है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं सर। टाइम हमको गिवन है कितना है 0.5 सेकेंड, चलो लगाते हैं। तो सर हम लगाएंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, है ना। अब अक्सर देखो बच्चे करते क्या, अच्छा v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी नीचे है सर, माइनस वी बी लिख देते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी सर वो भी नीचे है, माइनस वी टी लिख देते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन माइनस का 9.8 बोला गया है तो 9.8 लेना है, और टाइम है आपका 0.5, ठीक है। अब वो क्या सोचेंगे, अच्छा यहां से क्या इक्वेशन है, यहां से इक्वेशन आई अपने पास वी बी, इधर से अगर हम देखें हाँ, तो वी बी माइनस वी टी, वी बी माइनस वी टी
5 का मतलब क्या हो गया, वो हाफ हो गया, तो इससे अगर आप काटोगे हाफ को तो 2 से ही जाएगा, 2 4 जा 8 और ये इतना, तो ये आ जाएगा आपके पास 4.9। ठीक है, तो VB माइनस VT इज इक्वल टू 4.9। अब लोग बताओ क्या देखते हैं, अच्छा ये VB उधर गया, प्लस का हो गया, इधर आया, ये इक्वेशन आ गई, वो देखते हैं, अरे ये रहा रिजल्ट, ये रहा, टिक कर देते हैं इसको। क्या ये मिल रहा है क्या? फिर तुम बोलोगे अरे अरे सर वो तो साइन आपने ना नीचे वाले को नेगेटिव ले लिया, क्या पता इसने ऊपर वाले को नेगेटिव मान के निकाला। अरे ऐसा नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता। अरे हाँ देखो, नीचे वाले को पॉजिटिव ले लो तो VB पॉजिटिव हो जाएगा, VT पॉजिटिव हो जाएगा और ये 80 जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी आपके पास VB माइनस VT ही 4.9 आएगा। तो इसका मतलब ये आंसर सही, अरे नहीं है मेरे भाई, सही नहीं है। कई बच्चे क्या सोचते हैं, हाँ आ गया आंसर मैच, बस कर गया सर, इतनी मेहनत करनी थी, कर हो गया, बस मैच कर गया, माइनस माइनस हो रहा होगा कुछ ना कुछ लोचा, मैच कर गया, टिक करो आगे निकलो। नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा तो ये मैच नहीं कर रहा है तो इसको मैं करेक्ट नहीं बोलूंगा। फिर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, चलो क्या करें क्या करें फिर। अच्छा ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट का मीटर स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर आना चाहिए और इधर ये यूनिटलेस क्वांटिटी आनी चाहिए, तो यूनिट्स की वजह से ये कैंसिल हो जाता है, ये मैच नहीं कर रहा, तो साफ समझ में आता है कि यही ऑप्शन होगा। तो ये तो हो गया इसको जल्दी करने का तरीका। जल्दी करने का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मैं यहीं से काम कर लेता, क्योंकि यूनिट्स मैच नहीं कर रही, ये जो है वो है नहीं, तो फिर चारों में से कोई एक सही होगा, तो यही सही होगा, इसको टिक कर आए हम। अब कई बार क्या होता है कि चारों ऑप्शन भी सही नहीं होते, कई बार सवाल भी गलत होते हैं, है ना। अब उसमें वो बोनस कैसे देते हैं यार, वो उन पे डिपेंड करता है, जिसने अटेम्प्ट किया उसको देते हैं, नहीं देते क्या है जो भी है ना। तो ऐसे सवालों में कई बार ये तरीका नुकसानदायक होता है कि आप एलिमिनेट करके जो है सही आंसर ढूंढ पाए। खैर, आप इधर अभी निकालना हो तो कैसे निकालते, तो अब सुनो। अब आपको डिस्टेंस भी दे रखी, तो डिस्टेंस को यूज करते हैं। डिस्टेंस को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे भाई साहब, डिस्टेंस को यूज करने के लिए हम लिखेंगे कि ये अपने पास जो है ये बॉटम ऊपर कहाँ, वही तो ये अपने पास आ गया टॉप, ये अपने पास आ गया क्या, बॉटम, और ये कितना डिस्टेंस चला, ये चला 3, और एक्सेलरेशन जो है आपका कितना है, वो है g। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो आ गई vb का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आ गया है vt का स्क्वायर, और यहां से एक्सेलरेशन जो है वो आ गया है, एक्सेलरेशन आ गया अपने पास 9.8 और ये आ गया 3। तो यहां से आप देखोगे तो आपके पास आ जा रहा है क्या, vt स्क्वायर माइनस vb स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू 6। वो मैं क्यों लिख रहा हूं तुम्हें समझ में आ जाएगा, अभी ऐसा मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा। तो ये आ जाएगा vt माइनस vb, और ये आ जाएगा vt प्लस vb, और ये आ जाएगा अपने पास 9.8 इंटू 6। अब जरा आप अगर इधर देखोगे तो vb माइनस vt की वैल्यू कितनी है, 4.9, जो कितना था 9.8 इंटू हाफ। तो इस vt माइनस vb की जगह vb माइनस, ओए ओए एक मिनट, vt माइनस vb, vb माइनस vt, और तो इधर vt माइनस vb आ रहा है ना अपना, vb माइनस vt इज 4.9, ये vb माइनस vt आएगा ना भाई, इसमें मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, एक बार देख लेता हूँ यार। vb उधर जाके पॉजिटिव, ये इधर आके पॉजिटिव, तो ये यही आएगा, है ना। और यहाँ पे अपने पास ये vt माइनस vb उधर गया, हाँ देखो कर दी ना गड़बड़, इक्वेशन ही गलत लगा दी है मैंने भाई। मैं देखूँ ऐसा कैसे हो रहा है जल्दबाजी में, देखो v का स्क्वायर u का स्क्वायर, एक्सेलरेशन माइनस का 9.8 और ये भी -3, क्योंकि वो नीचे है, तो ये इक्वेशन आएगी अपने पास vb स्क्वायर माइनस vt स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 9.8। मैंने क्या कर दिया था, 3 को प्लस ले लिया था, 3 भी तो नेगेटिव है, वो नीचे आ रहा है, तो ध्यान रखें लगाते वक्त। तो अभी अपने पास आ जाएगा vb माइनस, अभी अपने पास आ जाएगा vb माइनस vt और vb प्लस vt, और ये इक्वल आ जाएगा 6 इंटू 9.8। सर आपको पता कैसे लग गया वो बताना जरा यार। वो पता ऐसे लगा कि ये वैल्यू मेरे पास इधर आ रही थी वो नेगेटिव की, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ये दोनों चीजें ऐड होकर नेगेटिव कैसे आ सकती हैं, वो तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 4.9, 4.9 मतलब ये कितना था, ये था 9.8 इंटू हाफ, है ना, यही तो था ये।
और ये कितना है, ये था अपने पास VB प्लस VT, और ये कितना है 6 इंटू ये चीज, तो यहां से ये उड़ाओ उड़ाओ, इसको उधर मल्टीप्लाई कराओ तो 12 आ जाएगा, और जी हाँ ये आंसर आपका सही। तो इस तरीके से आप ए यहां बड़े आसानी से निकाल सकते थे। और अभी हम बढ़ेंगे आगे बिना देरी किए और देखेंगे इस सवाल को। ठीक है, तो ये सवाल और भी कोई अच्छा सवाल है क्या, पहले ये देख लेते हैं फिर बाद में देखेंगे, है ना। इजी वाला देख लेते हैं, फिर एक हाइट वाला कुछ है, जेई मेन का है। ओ भाई साहब सवाल तो और है यार, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो पहले ये सवाल देख लेते हैं हम, इस वाले सवाल को बाद में देखेंगे। तो ये इजी सवाल क्या बोल रहा है, वाटर फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप विच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है भाई साहब, तो ये अपने पास एक नल है, ठीक है ना, और इस नल से जो है पानी गिर रहा है, ठीक, नल से पानी गिर रहा है और वाटर ड्रॉप्स गिर रही है एक्चुअली। कितने हाइट पर है ये जो है अपने पास है 5 मीटर के हाइट पर, 5 मीटर के हाइट पर ये नल लगा हुआ है। ओके भाई साहब ठीक है, बोला थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप इज टचिंग द ग्राउंड, टचेस द ग्राउंड। तो पहली वाली ड्रॉप जब यहां है तो तीसरी वाली ड्रॉप यहां से निकल रही है, तो दूसरी कहीं यहां बीच में होगी, यही है। अब ऐसा मत बोल देना ये इक्वल होगा, ऐसा नहीं है भाई, वो इक्वल नहीं होगा, दूसरी थोड़ा स्लो चल रही होगी तब ये पहली फास्ट चल रही होगी, तो ये डिस्टेंस में अंतर होगा। हाउ फार अबव द ग्राउंड द सेकंड ड्रॉप इज एट द इंस्टेंट। तो कई जने तो 5/2 लगा देते हैं, ऐसा टिक कर देता भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि वो आधी है ना तो बीच में, अरे नहीं होगी यार, आप समझो यहां पर कांस्टेंट स्पीड से थोड़ी ना चल रहा है कि ऐसा कुछ होगा। तो सबसे पहले अपने को रेगुलर इंटरवल पे वो गिरता हुआ बता रहा है, तो ये समझें कि वो जो रेगुलर इंटरवल था वो था T0, कि हर T0 सेकंड बाद ड्रॉप गिरने लग जाती। तो आपको जो है यहां पर क्या बोला गया है कि पहली ड्रॉप जमीन पे पहुंच चुकी है और तब तीसरी ड्रॉप गिर रही है, तो पहली ड्रॉप गिरी होगी, फिर T0 सेकंड बाद दूसरी ड्रॉप गिरी होगी, और तीसरी ड्रॉप जब गिर रही होगी तो कितना टाइम हो चुका होगा T0 और मतलब 2T0। नहीं आई बात समझ में, हर T0 सेकंड्स पे ड्रॉप गिरती है, तो 0 पे ड्रॉप गिरी पहली, T0 सेकंड पे ड्रॉप गिरी दूसरी, और T0 टाइम और बाद मतलब 2T0 बाद तीसरी ड्रॉप गिरी। तो यहां से यहां तक गिरने में टोटल टाइम कितना जा चुका है, 2T0 गुजर चुका है। तो ये टाइम इंटरवल हो गया आपका जिसमें वो ड्रॉप गिर रही है। तो पहली ड्रॉप को गिरे हुए कितना टाइम गुजर चुका है, 2T0। तो आप लिख सकते हो फॉर फर्स्ट ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप आप क्या लिख सकते हो कि y इज इक्वल्स टू हाफ GT²। ठीक है, यह आपको फॉर्मूला बताया था अंडर रूट ऑफ 2h/g 2y/g, वही लगा दो। तो टाइम फॉर द फर्स्ट ड्रॉप इज अंडर रूट ऑफ 2y/g, नहीं तो सेकेंड इक्वेशन लगा लो, u दिया हुआ है, g दिया हुआ है, h दिया हुआ है, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तो टाइम कितना हो गया भाई साहब, वो हो गया 2T0। कितना डिस्टेंस चल लिया उसने, 5 मीटर चल लिया है, और कितना ग्रेविटी है वो 10 ही लेके चलना है। तो यहां से ये कटा, ये मतलब 25 नहीं है, वो 2 × 5 है, वो ध्यान देना, तो ये कट जाएगा। तो यहां से आपका T0 जो है वो आ गया आधा सेकेंड। तो सेकेंड वाली ड्रॉप को गिरे हुए कितना टाइम हो चुका है भाई, सेकेंड वाली ड्रॉप को गिरे हुए आधा सेकेंड हुआ है। तो आधे सेकेंड में सेकेंड ड्रॉप कितना चल रही होगी, तो सेकेंड वाली ड्रॉप को गिरे हुए आधा सेकेंड हुआ है, तो उसने चला होगा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। नीचे वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव बोल रहा हूं, तो g मेरे पास आ गया पॉजिटिव और ये आ गया हाफ, तो अपने पास ये कितना आ जाएगा 5/4 मीटर। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव क्या दिखा रहा है, तुमने नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, तो सेकेंड ड्रॉप नीचे चली है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये 5/4 मीटर है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 3 × 5/4 मतलब 15/4। 5 में से 5/4 माइनस कर दो, 15/4 आ जाएगा। तो आंसर ग्राउंड से पूछा है, अबव द ग्राउंड, तो ये आ जाएगा। एकदम लल्लू सवाल था ये भी, इसमें कुछ खास नहीं था। उम्मीद है ये भी आपसे बन गया होगा खुद से, ठीक है। तो और कोई इजी सवाल है, टाइम देखें हम, ठीक है, ये लास्ट है ना फिर इस पे।
तो एक और इजी सवाल देखते हैं हम, थोड़ी इसकी सीक्वेंसिंग अजीबोगरीब है। चलो एक और सवाल देखते हैं, जेईई मेन 2014 का सवाल है, बेसिक बहुत ही इजी सवाल है, फटाफट से इसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ u। ओके भाई साहब, ठीक है, बात कर लेते हैं। तो हमको जो बोला गया है वो हम लिख देते हैं कि अपने पास h हाइट से, कहां से, h हाइट से एक पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया गया, फेंक दिया। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो ये आप ये मान के चलिए कि ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था। तो यहां पहुंचने में अगर इसे समय लगता है कितना, कुछ t, तो कह रहा है कि ग्राउंड में गिरने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है nt। तो ये u और ये 0, ठीक है। तो आप यहां से कह सकते हैं क्या ये हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं हो जाएगा? जब आप फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट अटेन करने में टाइम कितना लगाता है? हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं, ये आ गया u/g, और ऊपर से वापस इधर गिरने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है nt। अब कई बच्चे क्या करते हैं वो सुनो, कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं ना यहां से यहां तक का टाइम निकालने के लिए पहले यहां से यहां जाऊंगा, ये टाइम निकालूंगा और फिर इस टाइम में ये ऐड करूंगा। बिल्कुल सही है जवाब, ऐसे कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहां से यहां तक का टाइम एक इक्वेशन में निकाल सकते हो। कैसे? आप जब यहां से यहां तक की बात करते हैं तो आप क्या करें, ए से बी की जब आप बात कर रहे हैं तो आप लिखें कि भाई एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में आप बात कर रहे हैं। तो जब आप यहां से यहां आए तो ऊपर जाके नीचे आने वाला टाइम एक इक्वेशन में निकल सकता है। कैसे? यहां से यहां आए तो नीचे गए, तो नीचे को मान लीजिए मैंने नेगेटिव लिया तो ये हो गया माइनस एच, यू वाई ये ऊपर था ना तो इसलिए प्लस यू, टाइम तो टी है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भाई साहब जी यूज करना है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब तुम बोलोगे अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो जो टाइम निकालोगे इस इक्वेशन से वो तो यहां से यहां तक का निकलेगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसा नीचे फेंकता तो, अरे नहीं ना मेरे भाई, यू को क्या रखा है तुमने, यू को पॉजिटिव रखा है, मतलब वो इक्वेशन समझ गई अपने आप। यही तो खूबसूरती है वेक्टर्स की, ये इक्वेशन समझ गई अपने आप। जैसे ही आपने यू पॉजिटिव रखा तो इसको समझ में आ गया कि भाई वो ऊपर जाके नीचे आएगा तो टाइम भी है वही वाला देगी। नेगेटिव रखते तो यहां से यहां तक का टाइम निकलता, अभी ये पूरा टाइम निकल रहा है। समझ रहा है इस बात को? तो यहां पर आपके पास ये टी, अब टी कितना था, टी था आपका इस पर्टिकुलर टाइम का n टाइम्स, ये दिया हुआ है। तो ये आपको अगर टी दिया गया है, टी दिया गया है, तो ये आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा, इसको टी नॉट बोल देता हूं यार मैं, जिससे कि तुम आइडेंटिफाई कर सको। तो ये आ जाएगा एन टी नॉट, एन टी नॉट का स्क्वायर। अब आपके पास h दिख रहा है, g दिख रहा है ना। अब इसमें g दिख रहा है इन रिजल्ट में, h दिख रहा है, n दिख रहा है, बस टी नॉट ही नहीं दिख रहा। तो यार टी नॉट की वैल्यू उठा के पटको यहां पे, तो पटक देते हैं। तो ये आ गया अपने पास u n, टी नॉट की वैल्यू u बाई जी माइनस हाफ g n स्क्वायर, टी नॉट की वैल्यू u स्क्वायर बाय g स्क्वायर, एक g से एक g उड़ाओ। और अभी आपके पास क्या आएगा आगे, अगला जो रिजल्ट आएगा वो आ जा रहा है ये माइनस का h n u स्क्वायर बाई जी, ये था। और क्या था, माइनस का हाफ n स्क्वायर u स्क्वायर बाई जी, ठीक है ना, यही था। अब हम क्या करेंगे, अब जो जो आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो निकाल लो, ठीक है ना। तो यहां से हमने क्या किया, माइनस का n u स्क्वायर बाई जी कॉमन निकाल लिया, माइनस का। तो इधर से बचा अपने पास माइनस, या चलो प्लस का ही निकाल लेते हैं। तो इधर से बचा अपने पास प्लस का 1 और ये माइनस का n बाई 2 और ये माइनस का h। तो अपने पास ये आ गया h n u स्क्वायर बाई जी, और 2 माइनस 1 की जगह इसको कर देते हैं n माइनस 2, ये माइनस हटा, माइनस को उधर भेज दिया तो वो 2 माइनस n हो जाएगा, तो n माइनस 2 हो जाएगा, और अपॉन 2, तो ये इसको इधर लिख लिया। अब भाई साहब मैच करा लो, कहीं कुछ मैच कर रहा हो तो।
तो अपने पास इधर h आ रहा है, तो जी एच इज इक्वल्स टू 2gh इज इक्वल्स टू n स्क्वायर n-2। कहीं ना कहीं अभी भी लफड़ा है, कहीं ना कहीं अभी भी लफड़ा है। 2gh इज इक्वल्स टू n स्क्वायर u स्क्वायर, ये 2gh ही था यार मेरे हिसाब से, एक बार देख लेते हैं। मैंने शायद वापस, अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये आ जाएगा 2gh इज इक्वल्स टू n स्क्वायर nu स्क्वायर और n-2, है ना। तो n-2 दिख रहा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई क्या, जल्दी से देख लेते हैं यार एक बार। तो ये आ जाएगा u बाई जी, एस इज इक्वल्स टू यू टी, यू अपने पास ये आ जाएगा n टाइम्स, तो ये इतना टाइम्स, तो ये n स्क्वायर और u स्क्वायर जी स्क्वायर, और जी से जी कट गया, तो ये अपने पास ये चीज़ आ गई, और इधर से ये आ गया है, और जी एच, तो n माइनस यू स्क्वायर आप कॉमन निकाल लोगे, n-2 और u स्क्वायर, n भी तो निकल रहा है एक कॉमन, u स्क्वायर निकल रहा है, तो n-2 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 का होल स्क्वायर। यहाँ पे यार कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, एक मिनट, ये चेक करना पड़ेगा यार इस सवाल को, है ना। तो एक मिनट, तो यार यहाँ पर जो है ना गड़बड़ जो थी वो कहाँ थी, गड़बड़ थी इस केस में। ये जो अपने पास ऑप्शन था इसमें ये 2gh था, तो मैं 2 लिखना भूल गया था, तो एक्चुअली आंसर जो है आपका ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप यहाँ पर चीज़ों को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल हम देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं हम, ये टैब वाला हमने देख ही लिया है, तो ये वाला सवाल हम देख लेते हैं। तो इस सवाल में क्या दिया गया है, स्टूडेंट डिटरमाइन टू टेस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी। भाई साहब एक स्टूडेंट था तुम्हारे जैसा, उसने क्या सोचा कि भैया हम ग्रेविटी के लॉ को जो है ना टेस्ट करना चाहते हैं। अब उसके लिए उसने क्या सोचा कि वो एक स्काई स्क्रैपर जो कि 320 मीटर ऊंचा था, इतनी ऊंची बिल्डिंग से जो है उसने छलांग लगा दी स्टॉप वॉच लेकर के, ठीक है, और वो फ्री फॉल करने लग गया। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। 5 सेकंड बाद सुपरमैन वहां पर आ जाता है भाई साहब, और वो क्या करता है, वो जो है दीवार से, मतलब सॉरी छत से नीचे की तरफ छलांग लगाता है, और वो स्टूडेंट को बचाना चाहता है। तो बोल रहा है व्हाट मस्ट बी द सुपरमैन्स इनिशियल वेलोसिटी इन ऑर्डर दैट ही कैच द स्टूडेंट जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। मतलब सुपरमैन को बचाना है उस बच्चे को, और एकदम फिल्मी स्टाइल में बचाना है, मतलब जो बच्चा जमीन पे गिरने वाला है तब जाके उसको पकड़ना है ना। तो अब बात को समझना कि हो क्या रहा है यहां पर। वो बच्चा कूद चुका, कितने से, 320 मीटर की बिल्डिंग से, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उस बच्चे की, 0। 5 सेकंड बाद उस बच्चे की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ए अपना है 10 और ये 5, तो ये आ गई 50 मीटर पर सेकंड, है ना। खैर उसका मेरे को लेना देना नहीं, आप तो बस ये देख लो कि वो बच्चा कितनी देर में गिर जाएगा। अरे यार बच्चा जो है कितनी देर में गिर जाएगा, तो बच्चे को जो गिरने में टाइम लगेगा, टाइम गिरना बच्चे का, टीबी बोल देते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा, √2y बाई जी। जी आपको 10 लेना है, तो ये इधर से आ गया, और ये 8 आ जाएगा, 8 सेकंड। तो ये बच्चा जो है 8 सेकंड में जमीन पे गिर जाएगा। अब सुपरमैन कब पहुंचा भाई साहब, सुपरमैन जो है वो पहुंचा 5 सेकंड बाद, वो 5वें सेकंड में पहुंचा, मतलब सुपरमैन को 8वें सेकंड पे यहां पहुंचना होगा। तो सुपरमैन के पास सिर्फ 3 सेकंड है उस बच्चे को बचाने के लिए, तो सुपरमैन पे भी ग्रेविटी तो लगेगी ही लगेगी, ये हम मान के चल रहे हैं। तो इसकी इनिशियल स्पीड, तो ये कुछ स्पीड से जंप लगाएगा जिससे कि वो 3 सेकंड में यहां पहुंच जाए, क्योंकि बच्चा टोटल 8 सेकंड में गिर जाएगा, जिसमें से 5 सेकंड तो गुजर चुके। सुपरमैन के पास अब 3 सेकंड बचे, तो 3 सेकंड में इसे कितना चलना है, सुपरमैन को 320 मीटर जो है वो ट्रैवल करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कितना चला उसने, सुपरमैन ने 320 चला, नीचे वाले डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो ये 320 पॉजिटिव आ गया। u मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको u लिख दिया, और टाइम लगा उसको 3 सेकंड, और एक्सेलरेशन जो है वो मैंने लिख दिया 10, और ये 3 का स्क्वायर, तो ये 5।
तो ये आ गया अपने पास 320, ये आ गया 3u और ये आ गया 9 5 जा 45, 3 का स्क्वायर इंटू 5, 9 5 जा 45। तो ये आ गया अपने पास 3u इज इक्वल्स टू 320 माइनस 45। भाई साहब कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 10 में से 5 गए 5 और 31 में से 4 गए तो कितना आ गया 27। तो ये आ गया भाई साहब अपने पास 275। ओ ये क्या हुआ, ये काम नहीं कर रहा, अच्छा काम कर। तो ये आ गया अपने पास कितना 275। तो 3u इज इक्वल्स टू 275। अब इसको काट दो तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 275/3, यही आंसर आ जाएगा। तो भाई साहब इतने इससे स्पीड से इसको कूदना पड़ेगा। इसी में अगला जो है वो क्या कह रहा है आपको, आगे कह रहा है कि इसी क्वेश्चन में व्हाट मस्ट बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्काई स्क्रैपर। वो स्काई स्क्रैपर की मैक्सिमम हाइट क्या हो कि सुपरमैन भी उसको बचा नहीं पाए, सुपरमैन भी उसको बचा नहीं पाए। मतलब सुपरमैन 5 सेकंड बाद आ रहा है ना, तो बस 5 सेकंड में वो बच्चा गिर जाए। तो ये आपका होमवर्क है, ये एकदम आसान सवाल है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये आपका जो है वो है होमवर्क, तो इसको आप घर पे करिएगा। तो और ऐसा करते हैं कि यार बाकी भी मैं 2 सवाल और हैं, ये 2 सवाल भी आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। तो एक सवाल और ये है, ये भी मैं होमवर्क देता हूं, ये समझा देता हूं कि इधर क्या हो रहा है। बोल रहा है टॉय प्लेन P स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट A। तो एक टॉय प्लेन है जो A पॉइंट से स्टार्ट करना फ्लाई करना स्टार्ट करता है अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ये फ्लाई करना स्टार्ट करता है, ठीक है, 20 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल। तो ये जो हाइट है इसकी वो है 20 मीटर ग्राउंड लेवल से, ठीक है साहब। तो ये रहा आपका ग्राउंड लेवल। और क्या कहा गया है यहां कि विद 0 इनिशियल वेलोसिटी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 और एक्सेलरेशन है कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बोल रहा है एट द सेम इंस्टेंट अ मैन थ्रोज द बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u, बॉल टचेस द बेस ऑफ द प्लेन एट अ पॉइंट b ऑफ द प्लेन्स जर्नी। तो कहीं पे पॉइंट b होगा, वहां पर प्लेन को वो बॉल टच कर रही, तो मैन ने इसका मतलब बॉल यहां से फेंकी होगी इसके जस्ट नीचे से। कहां से फेंकी होगी बॉल, इस पॉइंट के जस्ट नीचे से बॉल को उसने फेंका होगा, हमें नहीं पता कितने स्पीड से फेंका। और बॉल जब यहां जाके टच करती है, साफ साफ दिया गया कि बॉल रेस्ट पे आ जाती है, मतलब वो ये बॉल की मैक्सिमम हाइट है, तो बॉल की ये मैक्सिमम हाइट हो गई कि वहां जाके वो रेस्ट पे। तो बॉल जब यहां पहुंचती है प्लेन यहां पहुंच जाता है, तो प्लेन को यहां से, तभी तो प्लेन को टच करेगी वो कह रहा है कि प्लेन को बॉल टच करती है यहां आने पर, तो वो प्लेन जब यहां पहुंचा तो बॉल उसको टच कर रही है। ओके, और ये साफ साफ दिया गया कि वो कब हो रहा है, व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द मैन, मतलब मैन यहां से फेंका है तो ऊपर ही आया है प्लेन एकदम, तो इसने ऊंचाई पे फेंका है। एस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ए, ये जो डिस्टेंस है आपके पास कही गई है एस। जस्ट आफ्टर द कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉल विद द प्लेन एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन इंक्रीजेस, और इसके बाद क्या होता है, एक्सेलरेशन इस प्लेन का बढ़ जाता है एकदम से, और वो हो जाता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आप ए से बी तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, लेकिन ए से लेकर बी के बाद नहीं लगा सकते क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो गया। ए से बी तक लगाओ, बी के बाद लगाओ, अलग अलग, लेकिन एक साथ नहीं लगा सकते क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो गया। अब आपको बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल यू, एकदम रद्दी सवाल है पहला वाला। बॉल को जब आपने फेंका तो वो यहां जाके रुक रही है, साफ दिया हुआ है कमिंग टू रेस्ट, तो ये इसकी हाइट हो गई, है ना, ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, मैक्सिमम हाइट जो बॉल ने अचीव करी। तो आप जानते हो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g, यू वाई का स्क्वायर बाई 2g वाई, यू से फेंकोगे तो इतनी हाइट अचीव करेगा, तो यहां से यू आपका कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगा, खत्म सॉल्व करने पर। डिस्टेंस s, तो s है ये जो प्लेन चल चुका, तो तुम्हारे पास u पता है प्लेन का, a पता है प्लेन का, टाइम पता लग जाए तो काम हो जाए। तो ये बॉल यहां से यहां जितने टाइम में पहुंची उतने टाइम में प्लेन यहां से यहां पहुंच गया, तो बॉल को इधर से इधर जाने में जो टाइम लगा वो कितना होगा, बॉल का जो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट है, बॉल का जो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आ जाएगा u बाय जी, और u कितना है 20, तो यह आ जाएगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में ये प्लेन कितना चल लेगा, तो A से B के लिए
2 सेकंड में जो प्लेन चलेगा वो आ जाएगा s इज इक्वल्स टू यू है 0, हाफ a है अपना 2 और t स्क्वायर जो कि है 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 मीटर। तो भाई साहब ये चलेगा कितना, 4 मीटर। फिर बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड प्लेन व्हेन द मैन कैचेस द बॉल बैक, ये आपका HW है। प्लेन यहां के बाद यहां पे वेलोसिटी निकाल लेना, प्लेन की कितनी हो जाएगी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी से। उसके बाद वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो 2 सेकंड में बॉल ऊपर गई तो 2 सेकंड में वो नीचे आएगा। तो बॉल जैसे उसके हाथ में आएगी, प्लेन कुछ आगे जा चुका होगा, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है वो आपको बताना है। बॉल जब उसने कैच करा तो प्लेन और बॉल के बीच की दूरी कितनी है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, आसान है। अभी हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और अभी हमारे 2 सवाल और बचे हैं, 2 ही बचे हैं कि एक ही बचा है, एक ही बचा है क्या यार, एक तो ये हो गया, और अरे इतनी जल्दी मत भाग रहे, और ठीक है, तो यही बचा है, तो इसको भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। इस सवाल में आपको कहा गया है अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, इट एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस। तो इस बार एयर का रेजिस्टेंस अपने को कंसीडर करना है, और उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से इतना रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो जाता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसके अपोजिट, तो रेशियो, तभी उसको रिटार्डेशन बोल रहे हैं क्योंकि वो वेलोसिटी के अपोजिट है। रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट इज रूट ऑफ अल्फा बाय बीटा। तो वेयर अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा, ये धुंधला दिख रहा होगा, ओहो ये तो और धुंधला हो गया भाई साहब, चक्कर क्या है। एक मिनट, तो आपसे क्या कहा गया है कि पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर दिया गया है, विच कैन प्रोड्यूस अ रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब वो ऊपर गया तो ऐसे तो क्या होता है कि ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम इक्वल होता है, लेकिन यहां पर केस अलग है मेरे भाई। तो जब वो ऊपर जा रहा होगा, ए से बी जा रहा होगा, तब इसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो 10 + 2 आएगा। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे पता लगा आपको 10 + 2 आएगा? भाई ग्रेविटी तो लगी रही थी, ग्रेविटी की वजह से कैसा नीचे कितना 10, और रिटार्डेशन की वजह से कितना 2, तो 10 + 2 कितना हो गया 12। और जब वो ऊपर से वापस नीचे आएगा, ऊपर से वापस नीचे आएगा, उस वक्त एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 - 2 जो आ जाएगा 8। क्यों? क्योंकि जब वो नीचे आ रहा होगा तो रिटार्डेशन इसको ऊपर मिलेगा, वेलोसिटी के अपोजिट। यहां तो ऊपर जब जा रहा था तो एक्सेलरेशन तो नीचे ही है, जब ये ऊपर जा रहा था तो एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी के अपोजिट एयर का रिटार्डेशन। जब ये ऊपर जा रहा था तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी का नीचे है और वेलोसिटी ऊपर है, तो रिटार्डेशन भी नीचे आ रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन जब ये नीचे आ रहा होगा तो ग्रेविटी तो नीचे है लेकिन रिटार्डेशन ऊपर है, तो 10 - 2 ये 8 हो जाएगा। तो आप क्या करें, क्या करें भाई, इसमें कुछ नहीं यार, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर जाने का टाइम, तो यार मैं हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट लगा देता हूँ, जिसमें uy/g था, तो इसको लिख देता हूँ uy/g, तो g की जगह 12 आ जाएगा बस। एक्सेलरेशन ऑफ वाई डायरेक्शन जो है आपका कितना आ गया, खत्म। अच्छा, कितनी हाइट वो ऊपर चले जाएगा, तो हाइट जो वो ऊपर जाएगा वो जाएगा uy² बाय 2gy, इतनी हाइट वो ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना। इतनी हाइट जो है वो कहां चले जाएगा, वो ऊपर चले जाएगा। और अब इसी हाइट से वो नीचे गिरेगा, तो नीचे आने में कितना टाइम लगाएगा। आप जानते हो कि यहां से वो रेस्ट पे था और कितना हाइट ऊपर चले गया, वो u²/24, उस हाइट से वो नीचे गिर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 8 से। तो ये आपका टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, तो ये हाइट आ जा रही है आपकी u²/24 और इधर आ रहा है आपका 8, तो ये इससे गया 2 × 4 = 8, ठीक है। अब यहां पे जो टाइम ऑफ डिसेंट आया ये आ गया कितना, u/ और यह 6 × 4 = 24, तो 4 और ये √6 भाई 24 को लिख लिया मैंने 6 × 4, 4 बाहर आ गया, अंदर √6 रह गया, तो टाइम ऑफ डिसेंट आ गया।
तो अब यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इज, निकालते हैं कितना आ रहा है। तो जो रेशियो आ रहा है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, तो रेशियो जो आ रहा है इसका वो कितना आ रहा है भाई साहब, ये रेशियो आ रहा है अपने पास टी ए वो आ रहा है u/12 और टी डी ये आ रहा है u/4√6। तो u से u कट जाएगा और ये 4√6 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, 4 3 जा 12। और यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको ऐसा लिख लो √6/9। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो √2/3। तो साफ साफ ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, √2/3। तो अल्फा 2 है बीटा 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5। खत्म। इस तरीके से आप बड़े आसानी से इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हो। अभी तो कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से बचा नहीं है जो भी मैंने लिए थे आज बीच में। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक होमवर्क में दिया ही है। तो इसी के साथ जो है हमारा सेशन जो है आज का ये होता है समाप्त। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं थोड़े से ग्राफ के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, और ग्राफ के क्वेश्चंस को करने के बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना कौन सा चीज जो है वेरिएबल एक्सेलरेशन वाली चीज है जो हमने थोड़ा बहुत देख लिया है। तो कुल मिला के 3 और लेक्चर्स या 2, तो 2 से 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़िया से और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। ओके, सो बाय।